हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग विद हर्षु दीदी। और मैं हूं आप सबकी हर्षु दीदी और मैं आपको पढ़ाने आई हूं मार्केटिंग का आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब सुनिए, मार्केटिंग मिक्स चैप्टर ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था नील एच बॉर्डन। ही वॉज अ वेरी बोरिंग पर्सन, इसलिए उसका सरनेम क्या था? बॉर्डन, नील एच बॉर्डन। उसने अपने एक आर्टिकल में कॉन्सेप्ट डाला, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसने क्या किया? उसने मार्केटर कौन होता है? जो बंदा मार्केटिंग करता है। उसने मार्केटर को डिस्क्राइब किया एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। वो बंदा जो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको डिस्क्राइब किया उसने एज अ डिसाइडर, आर्टिस्ट और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वो बंदा जो बिजनेस एग्जीक्यूट करता है उसको उसे बोला डिसाइडर, आर्टिस्ट और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्यों बोला? क्योंकि वो क्या करता है, या तो कभी कभी किसी और की रेसिपी को फॉलो करता है, या फिर वो खुद की रेसिपी बनाता है, या फिर वो क्या करता है, वो इंग्रेडिएंट्स यूज करता है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स लेके आता है। मान लो आपको मैगी बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको पानी चाहिए, मैगी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मैगी मसाला चाहिए, ये 4-5 चीजें चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी और उस वीडियो को देख के आप मैगी बना रहे हो उसके तरीके से। वो क्या हो जाएगा हमारा फॉलो अ रेसिपी प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। जब हम किसी और की रेसिपी को यूज करके कुछ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, अपनी खुद की रेसिपी बनाएगा, या फिर वो क्या करेगा, रेसिपी तो वो किसी और रेसिपी वो अपनी बना रहा है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मान लो मैगी के पैकेट में जो आ रहा है, मैगी मसाला, मैगी पानी, यही सब अवेलेबल है, उसने उसी से बना दिया, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहा है, वो नए नए इंग्रेडिएंट्स को खरीद के आ रहा है, ट्राई कर रहा है। वो मान लो मैगी में चॉकलेट डाल दे रहा है, ठीक है, आपको पता है यूट्यूब पे काफी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही वो बंदा भी, जो मार्केटर है, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करता है हमारा, ही डू समटाइम्स एक्सपेरिमेंट विद, तो वो क्या करता है बंदा, समटाइम्स एक्सपीरियंस विद और इन्वेंट्स इंग्रेडिएंट नो वन हैज एवर ट्राइड। जो कभी किसी ने ट्राई ही ना किया हो, वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करता है और ट्राई करता है अपनी रेसिपी के लिए। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। समझ गए कौन लेकर आया है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट? दैट इज वेरी बोरिंग पर्सन। क्या नाम है उसका? नील एच बॉर्डन। उसने बिजनेस एग्जीक्यूटिव को बोला है डिसाइडर, मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो क्या करेगा, या तो खुद की रेसिपी फॉलो करेगा, या फिर वो किसी और की रेसिपी की तरह बना देगा मिक्सचर को, ठीक है, या फिर वो अपने इंग्रेडिएंट्स ले आएगा, या इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे वही वाले यूज कर लेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सेकंड टॉपिक। इसमें हमें क्या पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स एक्चुअल में है क्या। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कंपनी यूज करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। हर कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाती है। अब जैसे भी आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप भी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई बिजनेस को इतना टाइम देना है, कॉमर्स को इतना टाइम देना है, मार्केटिंग को इतना टाइम देना है, हिंदी को इतना, इंग्लिश को इतना, मैथ्स को इतना। तो वी प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये एलिमेंट्स हो गए। वैसे ही जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन रही है तो वी हैव 4 पीस, 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं 4 पीस। कौन कौन से 4 पीस हैं ये? पीस से क्या मतलब है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, और कंपनी क्या करती है, उसको यूज करती है। और जब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रही है तो वो इसमें से किसी को हटा भी सकती है, किसी को ऐड भी कर सकती है, किसी को मॉडिफाई भी कर सकती है। अब पहले आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने एग्जाम की कि आप 4 दिन बिजनेस स्टडीज को देंगे, 4 दिन मार्केटिंग को देंगे, 3 दिन आप मैथ्स को देंगे, क्योंकि आप मैथ्स की ट्यूशन ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो आपको आती है मैथ्स। ऐसे आपने 3 कंपोनेंट्स की स्ट्रैटेजी बनाई है। बट आप चाह रहे हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी में से मैथ्स को हटा दें, या फिर हिंदी को ऐड कर दें, या फिर आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मार्केटिंग मिक्स में जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, 4 एलिमेंट्स का कॉम्पोनेंट बना सकता है, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो एक मिनट 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। क्या होते हैं वो? 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट का प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। उसके बाद हर कंपनी के पास ऑप्शन होता है क्या, कुछ भी ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मॉडिफाई करने का, ताकि वो अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाए जो उसको अच्छी लगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, द सेट ऑफ टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स एट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का जो हमारा टारगेट है कि हम चाह रहे हैं 40% जो है वो लोग हमारे पास आए, उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग टूल्स का यूज करते हैं। फर्म ऐसे मार्केटिंग टूल्स को ब्लेंड करती है, नए नए तरीके लेके आती है। वो जो 4 पीस बने हैं उसका कुछ ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिससे क्या होता है, हमारा जो मार्केट का टारगेट है, टारगेट मार्केट में वो हम अचीव कर पाए, उसको बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स। 4 इनपुट्स हमारे आपको पता ही है क्या क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। ये 4 कंपोनेंट्स को मिला के हम एक मार्केटिंग सिस्टम बनाते हैं। कंपनी का एक मार्केटिंग सिस्टम बनता है जिससे क्या होता है,
जिसमें हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट प्राइस का स्ट्रक्चर। एक प्रोडक्ट बना लिया हमने, फिर हमें उसका प्राइस क्या रखना है, फिर हम उसे प्रमोट करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, उसके बारे में सबको बताते हैं नए नए तरीकों से, और फिर उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स प्लेस, कहाँ कहाँ पे उसको हमें बेचना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, डेफिनेशन याद हो गई। मेन आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, दिस वन द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट दैट एवरी कंपनी हैज ऑप्शन ऐड सब्ट्रैक्ट मॉडिफाई इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायरेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आप कैसे याद करोगे, इसके 7 पॉइंट्स हैं। तो आपको कैसे याद करना है, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार। कस्टमर से क्या मतलब है, मार्केटिंग में हम जो भी पढ़ेंगे दैट इज फॉर कस्टमर, राइट। तो मार्केटिंग मिक्स भी किस पे फोकस करता है, मार्केटिंग मिक्स भी किस पे फोकस करता है, कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर, कंसंट्रेशन ऑन कस्टमर, इट फोकसेस ऑन कस्टमर्स। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो चेंज आता है, मार्केटिंग मिक्स करते हैं तो चेंज आता है। देखो चेंज आता है इसलिए मार्केटिंग मिक्स करते हैं, आप ये भी बोल सकते हो। चेंज कहाँ आता है, या तो फॉर्म में आएगा, या फिर जिस फॉर्म में जो फॉर्म जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है उस एनवायरनमेंट में आएगा, दो ही जगह चेंज आएगा। और कहीं भी चेंज आता है तो फॉर्म को भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, कस्टमर से क्या है हमारा, कंसंट्रेट ऑन कस्टमर्स। उसके बाद सी से क्या है हमारा, उसके बाद है चेंज कहाँ कहाँ आएगा, फॉर्म में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इन दोनों में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज आएगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। उसके बाद आ रहा है कार, CAR। सी से क्या है हमारा, कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। जो मार्केटिंग मिक्स है वो मार्केटिंग प्रोसेस का बिल्कुल सबसे जिगरा है, दिल है, लीवर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है ए, मार्केटिंग मिक्स जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेड है या नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट डजंट मैटर, मार्केटिंग मिक्स उसको चाहिए ही चाहिए टू सर्वाइव इन द डायनामिक एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए यू नीड मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आर से क्या है, रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। देखो एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में भी अलग अलग चेंजेस करते रहने पड़ते हैं ताकि हम वो जो एनवायरनमेंट है उसको कॉप अप कर पाएँ, उससे फेस कर पाएँ। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सबको क्या था, कस्टमर चेंज कार। मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर ने कार चेंज की, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार। कस्टमर से क्या है हमारा, कस्टमर फोकस, वी फोकस ऑन कस्टमर ओनली, मेन फोकस हमारा क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मार्केटिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारा है चेंज कहाँ कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट में और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, दोनों की वजह से हमें मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक चेंजेस इन द मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आता है सी से क्या है, कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस का कोर है मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद आता है ए क्या है हमारा, ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस। उसके बाद आता है आर का मतलब है मार्केटिंग मिक्स चेंज रिव्यू कॉन्स्टेंटली। चलिए आप समझ गए हैं, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस का बिल्कुल मेन चीज है, सबसे जरूरी पार्ट है वो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं हर एलिमेंट के बारे में, जो हमारे 4 पीस थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द मिक्स इज द बेस्ट व्हेन प्रॉपर वेटेज इज अलॉटेड टू द ईच एलिमेंट प्लस दे आर कंबाइंड फॉर अटेनिंग बेस्ट रिजल्ट। इसमें ये लिखा हुआ है मार्केटिंग मिक्स का बेस्ट इम्पैक्ट, बेस्ट रिजल्ट्स वो कब देगा, जब क्या होगा, हर एक पार्ट का, हर एक पी को इक्वल वेटेज देंगे, प्रॉपर वेटेज देंगे हम, और उसको अच्छे से कंबाइन करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, बेटर रहे। मैं आपको इससे समझाती हूँ। आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश, मैथ्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज एंड द मार्केटिंग सब्जेक्ट। कॉमर्स आई मीन टू से अकाउंटिंग। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब आपको अगर टॉप करना है क्लास में तो आपको 5 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वेटेज देनी पड़ेगी, हर एक एलिमेंट को प्रॉपर वेटेज देनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपको सारे सब्जेक्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। अगर आपको पता है आपकी मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना है और हिंदी को कम टाइम देना है, इंग्लिश को कम टाइम देना है। तो ये चीज़ें मैनेज करना, सबको साथ में लेके चलना, प्रॉपर वेटेज देना, प्रॉपर टाइमिंग्स देना, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना, इट मीन्स दिस। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बेस्ट। तब आप स्कोर कर पाओगे 95%, तब आपका इम्पैक्ट होगा बेस्ट। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उसको आप प्रॉपर वेटेज दें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, आप उसको प्रॉपर वेटेज दें। सेकेंडली, आप उसको इस तरीके से कंबाइंड कीजिए कि एक बेटर रिजल्ट आप ले पाए, बेस्ट रिजल्ट आए आपका। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्या पढ़ा था हमने, मार्केटिंग मिक्स हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको बताया हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मार्केट कैसी है हमारी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग,
हमारी मार्केटिंग कैसी है, डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। कभी डीमोनेटाइजेशन हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, कभी नया सॉफ्टवेयर आ गया, ये सब चेंजेस मार्केट में आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मार्केट के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हमें उसे कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा कि वो मार्केट के साथ सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, इट हैज़ टू बी रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब क्या क्या रिव्यू करेंगे हम, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करेंगे मार्केट के सिनेरियो को, मार्केट को देखेंगे और हमारे मिक्स को उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, लिखा हुआ है आगे कि मेक नेसेसरी चेंजेस करेंगे मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को कॉप अप करनी है चीज़ें। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, कोर बिजनेस पढ़ लिया, कोर पार्ट ऑफ द बिजनेस मार्केटिंग प्रोसेस कैसे है। सेकंड हमने पढ़ा रिव्यूड कॉन्स्टेंटली, कैसे कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था चेंजेस। सेकंड पॉइंट इज चेंजेस। अब चेंजेस दो जगह पर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, चेंजेस कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, और चेंजेस आ सकते हैं फर्म में, चेंजेस इन द फर्म, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब कहीं पर भी चेंज आए हमें अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चेंजेस इन मार्केटिंग मिक्स। कहीं भी बाहर चेंज आ रहा है, अपनी फर्म में कुछ चेंज आ गया, मान लो हम पहले 40% एरिया में काम कर रहे थे, हम 80% एरिया में काम कर रहे हैं, या हमारे प्राइस 10 से 12 हो गया, तो हमें पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स फिर से देखना पड़ता है। तो हमें कहीं पे भी चेंज आ रहा है हमारी फर्म में या बाहर, तो वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं हम चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर मैनी इंडस्ट्री कस्टमर इज द मोस्ट फ्लक्चुएबल वेरिएबल ऑफ द एनवायरनमेंट। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ है ना, वो क्या है, कस्टमर को आपने देखा होगा, अपनी मम्मी सूट लेने गई हैं, 20-30 सूट खुलवा देती हैं, वो अभी उन्हें वो पसंद आएगा, 5 मिनट बाद ही कह देगी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो कस्टमर इतना वेरिएबल है, आप देखिए, मम्मी को ही देखा आपने, अभी तो कहेगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनूंगी, यही। जब तक वो लेने गई, पेमेंट करने जा रही है, वो कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए। कस्टमर इतने ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एलिमेंट क्या है आपकी मार्केट में, वो है आपके प्यारे कस्टमर्स। और कस्टमर्स के बिना धंधा नहीं चलता है, बिना कस्टमर के बिजनेस नहीं चलता। इट इज़ नथिंग विदाउट कस्टमर्स। कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, यू नो दिस, आपका भी चेंज होता है। और क्या लिखा है हमने इसमें, ब्रांड लॉयल्टी एंड परचेजिंग पावर ऑल्सो चेंज ओवर पीरियड। देखो भाई, ब्रांड आज एक टाइम पे पेटीएम जो है हमारा, दैट वाज द ओनली ऐप जिससे हम पेमेंट करते थे, तो उसकी अलग लॉयल्टी है। आज भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं पेटीएम कर दो। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि गूगल पे कर दो या फोन पे कर दो, वी ऑलवेज से, अभी तक मुझसे यही निकलता है भाई पेटीएम कर दो। पेटीएम की वो ब्रांड लॉयल्टी थी, बट अब पेटीएम का यूज़ बहुत कम हो गया। तो आजकल लोग पेटीएम से ज़्यादा गूगल पे या फोन पे या दूसरे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम का कम हो गया अब। तो उससे भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो पेटीएम पे भी उनको मार्केटिंग मिक्स में अपने चेंजेस करने पड़ेंगे। परचेजिंग पावर, कस्टमर की परचेजिंग पावर अगर कम हो जाती है, कस्टमर की जेब में पैसा ही कम है और तुम बेच रहे हो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, तो भाई मार्केटिंग मिक्स में गड़बड़ है तुम्हारे, तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और चेंजेस आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, इसका एक पॉइंट रह गया, मार्केटिंग मिक्स शुड बी डन, मार्केटिंग एनालिसिस करते रहना चाहिए, नेसेसरी चेंजेस लेके आओ मिक्स में। ये वही हमने रिव्यूड कॉन्स्टेंटली पढ़ा था, वही वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब हम देखते हैं, चेंज इन फॉर्म नेसेसिटेट चेंज इन मार्केटिंग मिक्स। अगर हमारी फॉर्म में कुछ चेंज आ रहा है तो हमें मार्केटिंग मिक्स में चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर्म में चेंजेस क्यों आ सकते हैं, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन द फॉर्म, चेंजेस विद इन द फॉर्म में टेक प्लेस ड्यू टू, रीजंस लिखे हैं, क्या क्या रीजंस है हमारे, 4 रीजंस है, क्या क्या, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, साइज ऑफ द ऑपरेशन, स्केल ऑफ द ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी से ये क्या कहना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी से कहना चाह रहे हैं कि भाई आज हमारे पास ऐसी मशीन थी जिससे 10 प्रोडक्ट 5 मिनट में बनते थे, आज हम ऐसी मशीन उठा के ले आए हैं कि भाई हमारा 100 प्रोडक्ट्स बनते हैं 5 मिनट में। इतना डिफरेंस आ गया, 90 आइटम्स इंक्रीज हो गए हैं। तो हमें वो 90 आइटम्स इंक्रीज हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स चेंज होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, वी हैव टू चेंज एवरीथिंग। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट लाइन, मानो पहले हमारे एक ही प्रोडक्ट बनता था, अब हमारे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट लाइन में चेंज आ गया। और ऑपरेशन के साइज में, ये तो आप मैंने मशीन वाला एग्जांपल लिया, वो भी बोल सकते हो। ये हमारी प्रोडक्शन, ऑपरेशन का मतलब है जो काम हो रहा है, पहले हमारा काम हो रहा था 10 यूनिट बन रही थी 5 में, आज हमारा काम हो रहा है 100 यूनिट बन रही है। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन भी वही है कि ऑपरेशन का स्केल बढ़ गया, पहले हम 100 गज की उसमें काम करते थे, हमारा गोडाउन 100 गज का था, आज 200 गज का हो गया। तो ये होता है कि स्केल में चेंज आ गया। ठीक है, सारे चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस, 4 चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, साइज ऑफ द ऑपरेशन, स्केल ऑफ द ऑपरेशन, ये चारों चेंजेस जो मार्केटिंग मिक्स हमारी फॉर्म में आए हैं, इनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमारी मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
मार्केटिंग मिक्स इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन आती है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? क्लब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको समझाने के लिए कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे अप्लाई होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे तो आप सब समझते हो कि हाँ भाई अप्लाई होता है, बट नॉन बिजनेस पे कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है और उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाऊंगी, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। मान लो मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट क्या होगा? मैथ्स क्लासेज एंड साइंस क्लासेस। अब मुझे चार्जेस क्या रखने हैं, मार्केट में क्या चार्जेस चल रहे हैं, मुझे क्या चार्ज करना चाहिए, मैं कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया भाई, बाहर बोर्ड भी लगा दिया, अब मुझे लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ और ये मेरी चार्जेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है तो मुझे उसके लिए प्लेस चाहिए ऑब्वियसली, तो मुझे प्लेस भी लेनी पड़ेगी रेंट पे कि भैया यहाँ पढ़ाऊंगी मैं, ये मेरा प्लेस है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा प्रोडक्ट है और तुम लोग आ जाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा मेरा प्रमोशन, मैं सबको बताऊंगी। तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे भी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या होता है? जो मार्केटिंग मिक्स है वो हम अगर अच्छे से यूज़ करें, उसका बेस्ट इम्पैक्ट कब आएगा? जब हम उसके हर एक एलिमेंट को समझेंगे और उसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर वेटेज देंगे, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या हो सकता है कि आज हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करना है इस महीने, ये हमारा एक गोल है, ठीक है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल फॉर बिजनेस, एवरीबडी नो। अब चैरिटी का एग्जांपल ले लें हम, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो सोचते हैं कि भाई हमें इस महीने में 100 पेड़ लगाने ही लगाने हैं, तो वो एनजीओ वर्क करता है फॉरेस्ट पे या फिर फॉरेस्टेशन पे या फिर ग्रीनरी पे, तो उसका टारगेट था कि मुझे 100 प्लांट्स लगाने ही लगाने हैं, तो वो अपने मार्केटिंग मिक्स को उस तरीके से बनाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ भी मैच करे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसंट्रेट ऑन कस्टमर। यार ये तो पता नहीं कितनी बारी बोलेंगे, ये मार्केटिंग हम करते क्यों है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, तो मार्केटिंग मिक्स भी क्यों करेंगे? कस्टमर के लिए, ठीक है। मेन फोकस क्या है हमारा? कस्टमर इज द मेन फोकस। मार्केटिंग मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही मार्केटिंग मिक्स को बहुत बढ़िया बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में? कस्टमर चेंज कार, कस्टमर चेंज कार, कस्टमर क्या है? कंसंट्रेट्स ऑन कस्टमर, कस्टमर इज द मेन फोकस। मार्केटिंग मिक्स करते हैं हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आया चेंज। चेंज कहाँ कहाँ आएगा? फर्म में या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? मान लो हमारा ये हम सारा पढ़ चुके हैं, डिमोनेटाइजेशन आ गया, कोविड आ गया, ये सब हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो हमें मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और सबसे ज्यादा कौन चेंज होता है? कौन चेंज होता है? कस्टमर। कस्टमर इज द मोस्ट चेंजिंग वेरिएबल, ठीक है। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है और हमारे को कंस्टेंटली रिव्यू करनी पड़ती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद फॉर्म में चेंज आ रहा है, फॉर्म में चेंज आ रहा है तो हमें क्या करना है? हमारे फॉर्म में 4 चीज़ों का चेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लाइन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद था एक और था साइज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये सब चेंजेस आएंगे तो हमें हमारी मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज के बाद आता है कार। सी से क्या आता है? कोर ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस का कोर है, यहाँ पे इम्पैक्ट तभी बेस्ट आएगा कब? जब प्रॉपर वेटेज दी जाएगी हर एक एलिमेंट को और उसको अच्छे से कनेक्ट किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ए से क्या था हमारा? एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों पे एप्लीकेबल है। हमने एग्जांपल में देखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे एप्लीकेबल है 4 पीस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आर से क्या था? रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। मार्केटिंग में चेंज, हर जगह चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे को रिव्यू करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली मार्केटिंग मिक्स को, ताकि वो जिंदा रहे। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो ऑब्सलीट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको कोई काम ही नहीं, क्योंकि उससे हमारे को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। और एक पॉइंट ये था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए भी हमें मार्केटिंग मिक्स चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? मैंने इसका बनाया है C2 फिट। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? C2 फिट। C2 फिट, सी से क्या मतलब है? कांस्टेंट मॉनिटर करना, ठीक है। क्या है हमारा? कांस्टेंट मॉनिटरिंग। ये हमने पढ़ा क्या क्या? रिव्यूड कॉन्स्टेंटली को इन्होंने लिख दिया कांस्टेंट मॉनिटरिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक से ही फीचर्स निकलेंगे अगर आप नोटिस करोगे तो। वहाँ हमने पढ़ा था रिव्यूड कॉन्स्टेंटली, यहाँ लिखा है कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कि उसको कंस्टेंटली देखते रहो, रिव्यू करते रहो, ठीक है। अब लिखा है कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट। हमने वहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसी से? कंसंट्रेट ऑन कस्टमर। यहाँ पे इन्होंने कस्टमर इज अ फोकल पॉइंट लिख दिया, ठीक है। वही सेम पॉइंट घुमा फिर आके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फीचर्स में घुस आते हैं, ठीक है। एफ क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। अब हाँ हमने पढ़ा था कि रिव्यू चेंजेस आते हैं फॉर्म में और एनवायरमेंट में, उसकी वजह से हमारे को चेंजेस करने पड़ते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो चीज़ बार बार चेंज हो सकती है वो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज फ्लेक्सिबल। आई से है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने पढ़ा था वहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट को क्या देनी है? प्रॉपर वेटेज देनी है, ठीक है। और हमें उन्हें ऐसे कंबाइन करना है कि वो बेस्ट हमारे को रिजल्ट्स दें, ठीक है।
अगर हमारे को कॉम्बिनेशन करना है ना किसी भी चीज़ का और उसका रिजल्ट हमारे को एक ही मिलेगा, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तभी हमारे को, अगर हमारा एक भी जगह, मान लो आपका एग्जाम है, ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों में से आपने एक में 32 ले आए, तो आप फेल ही हो, आप पास नहीं हो। ठीक है, फेल ही बोलते हैं उसे, अगर वो एक भी एग्जाम में फेल हो तो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको पास होना है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। उसके बाद टी से है टारगेट, हेल्प्स टू अचीव मार्केटिंग टारगेट्स। हेल्प्स टू अचीव मार्केटिंग टारगेट्स, हमने वहाँ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पढ़ा था, वैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि मार्केटिंग के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होगा, सी टू फिट। सी से हमारा क्या है, फोकस इज कस्टमर, कस्टमर फोकस। सेकंड हमारा है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। एफ से हमारा है फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। आई से हमारा है इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। टी से हमारा है टारगेट्स। ठीक है, हेल्प्स टू अचीव टारगेट्स। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, जो है वो 4 यूनिक वेरिएबल से बना हुआ है, आप सबको पता है, और जो सारे के सारे वेरिएबल हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, नीड टू बी अलाइंड, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जो 4 पीस है, क्या कहते हैं, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ये चारों को साथ में लेके चलना है हमें। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, यही जो हमने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में पढ़ा था, वही मार्केटिंग टारगेट्स हैं कि सेल्स इंक्रीज करो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स क्या है, रेसिपी बनाते हैं, उससे हम ये सारे टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। उसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। आपको मैंने अभी ये चीज़ पहले भी बोली थी कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, द फोकस ऑन एनी वन वेरिएबल में बी ईदर इंक्रीज डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिस्टिंग मार्केटिंग कंडीशन। अभी मान लो हम फोकस कर रहे थे प्रोडक्ट के इनोवेशन पे, ठीक है, और अचानक से हमें नोटिस हुआ कि यार चाहे प्रोडक्ट इनोवेटिव हो या ना हो, लेकिन अगर सस्ता मिल रहा है ना, 8 रुपये का मिल रहा है 10 रुपये की जगह, तब प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग। लोगों का फोकस प्राइस पे ज़्यादा हो गया है इनोवेशन से। अभी एक सिनेरियो लिया मैंने, आपने मार्केट को समझा, आपको पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट इनोवेशन से ज़्यादा प्राइसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। 4 पीस में हमारा एक प्रोडक्ट था, एक प्राइस था, प्रमोशन था, प्लेस था। प्रमोशन प्लेस का वैसे ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, बट जो प्राइस और प्रोडक्ट में हमने जो प्राइस पे ज़्यादा प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रखा था, वो हमें फोकस प्राइस पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड। हमारी मार्केटिंग कंडीशन चेंज हो गई है, लोग इनोवेशन ज़्यादा प्राइसिंग पे ध्यान दे रहे हैं अभी करंटली। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग। आपको बोल रही हूँ भाई, चेंज होता रहता है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है मार्केट की। मार्केटिंग में अगर आप चाहते हो कि आपका मार्केटिंग मिक्स रेलेवेंट और यूजफुल रहे, कैसा रहे, रेलेवेंट और यूजफुल रहे आपका मार्केटिंग मिक्स, तो आपको जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप मान लो आप अभी तक वही 90s वाले कपड़े पहन रहे हो, तो नहीं टिक सकते आप मार्केट में यार, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है। यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की, कंटिन्यूसली आपको इस पर वॉच करना है। ठीक है, चश्मा लगाइए और ध्यान से देखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कस्टमर इज द फोकस पॉइंट। पागल हो गए हैं, यही चीज़ बार बार बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ ना। कस्टमर क्या है, किंग है, हमारा फोकस पॉइंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी। हम मार्केटिंग कर ही क्यों रहे हैं, कि हमारे पास कस्टमर्स आए, हमारा प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, और हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजें। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर परसेप्शन एंड द गोल इज टू अचीव अ सेटिस्फाइड एंड कस्टमर लॉयल कस्टमर। हमारा गोल क्या है, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास रहे, हमारे पास आए, बार बार आए, बस आता ही रहे, हमारे पास ही रहे, कहीं और ना जाए। सेटिस्फाइड होगा तभी वो लॉयल बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा, तभी आप उसको दूसरी बार खरीदते हो, तीसरी बार खरीदते हो, चौथी बार खरीदते हो। अगर पहली बार में अच्छा नहीं लगा या दूसरी बार में तुम्हारा होगा कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको सेटिस्फाइड और लॉयल कस्टमर रखना है। तो आपको कस्टमर का जो थॉट प्रोसेस है, जो जैसे वो सोचता है, जैसे वो वैल्यू को डिटरमाइन करता है, वो जैसे कस्टमर कभी भी कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो एक वैल्यू परसीव करता है। परसीव मतलब सोचता है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये 18 रुपये का है, मेरे हिसाब से तो ये 12 रुपये का। तो ये जो वो कस्टमर सोचता है, आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। अगर आपका गोल क्या है, लॉयल और सेटिस्फाइड कस्टमर्स रखना, उसको सोचोगे नहीं, उसको महंगा लगेगा, वो लेगा ही नहीं, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी हो। उसको उसकी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग मिक्स को कैसे बनाएं। अब हमने पढ़ लिया मार्केटिंग मिक्स है क्या, उसके क्या क्या होते हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम देखते हैं मार्केटिंग मिक्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, वी हैव टू डिफाइन यूनिक फीचर, प्रोडक्ट ऑफर्स, कस्टमर सर्वेज और फोकस ग्रुप। हमें कस्टमर्स के सर्वेज कराने हैं, यूनिक ऑफर्स देखने हैं, यूनिक फीचर्स देखने हैं, जो हम कस्टमर जिसको वैल्यू करता है, जो कस्टमर्स को अच्छे लगते हैं, वो हमें पता लगाने पड़ेंगे पहले। हर एक फीचर की क्या इंपॉर्टेंस है कस्टमर को हम पता लगाएंगे, और हर एक फीचर सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकता है वो पता लगाएंगे। क्या 3 चीजें हमें पता लगानी है, सबसे पहले यूनिक फीचर्स देखने जो कस्टमर को अच्छे लगेंगे, या प्रोडक्ट ऑफर्स, जैसे बाय वन गेट वन होते हैं, वो ऑफर्स होते हैं। ठीक है, यूनिक फीचर हो गया कि किसी में लाइट्स अच्छी हैं या ऐसा कुछ। ठीक है, तो
हमें वो सारे फीचर्स को देखना है और हमें सर्वे करना है कि भाई जो कस्टमर है वो कौन से फीचर को वैल्यू करता है, कौन से को इंपॉर्टेंस करता है, और ये वाला फीचर हो तो वो खरीदता ज़्यादा है, सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे उसको क्या चाहिए और वो कितनी वैल्यू लगाएगा। कस्टमर्स परसीव वैल्यू, कस्टमर जो वैल्यू लगाता है किसी प्रोडक्ट को उससे बोला जाता है कस्टमर परसीव वैल्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो कि रेलेवेंट भी होगा और टारगेटेड भी होगा, जो कस्टमर खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। सेकंड स्टेप में कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना, और कस्टमर वो चीज़ कितने में खरीदने को तैयार है। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है। इससे क्या होगा, हम ऐसा ही प्रोडक्ट बना पाएंगे जैसा कस्टमर को चाहिए, कस्टमर के लिए रेलेवेंट है और कस्टमर टारगेट भी कर रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, अब हमने प्रोडक्ट का पूरा सर्वे वर्वे करके यूनिक फीचर्स देख लिए, फिर हमने यूनिक फीचर्स देखने के बाद सेकंड स्टेप में हमने प्रोडक्ट बना लिया है जैसा कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को समझ के, कस्टमर की नीड को, कस्टमर की परसीविंग वैल्यू को समझ के हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट बन गया, अब हमें प्रोडक्ट पे लगाना पड़ेगा प्राइस टैग, कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हम उसे किसी प्राइस पे बेचते हैं, राइट। उस प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन को समझना है। मार्केट में और भी प्लेयर्स होते हैं, आप अकेले नहीं हो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपको मार्केट का एवरेज प्राइस देखना पड़ता है, इंडस्ट्री में क्या प्राइस चल रहा है। अब मान लो आप एग्जांपल ले लेते हैं हम टूथपेस्ट का, अगर टूथपेस्ट 10 रुपीज़ में बेच रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, तो आप उसे 12 रुपीज़ में नहीं बेच सकते अनटिल और अनलेस आपके प्रोडक्ट में कोई सा यूनिक फीचर है। ठीक है, तो हमें प्राइस को सेट करते टाइम इंडस्ट्री का प्राइस देखना पड़ता है, कॉम्पिटिशन जो हमारे कॉम्पिटिशन में लोग हैं और उनका प्राइस देखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा हमें ये भी देखना है प्राइस सेट करते टाइम कि हमें क्या क्या डिस्काउंट्स देने हैं और कितनी कॉस्ट लगी है हमें इस प्रोडक्ट को बनाते हुए, और हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। मतलब सारी की सारी कॉस्ट भी देखनी होती है प्राइस सेट करते टाइम। हमेशा बिजनेस किस लिए किया जाता है, मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइस को सेट करते टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ कॉस्ट में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कोई चीज़ 8 रुपए की पड़ रही है हमें और 2 रुपए उसको पहुंचाने में लग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने में लग रहे हैं, उसकी डिलीवरी करने में लग रहे हैं, तो टोटल वो हमें कितने की पड़ रही है, 10 रुपए की। तो हम चाहते हैं हमारा 2 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उस 2 रुपए को ऐड करके हम उसे 12 रुपए का बेचेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीज़ जो हमें पड़ रही है वो हम 9 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, तो प्राइस सेट करते टाइम हमें क्या चीज़ें, 2 चीज़ें याद रखनी है, कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना है, पहली बात कि कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस चल रहा है। सेकंड, हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, जितनी भी कॉस्ट है वो सब हमें कंसीडर करनी है, और हमें कितना डिस्काउंट देना है ये भी हम यही देख लेते हैं। डिस्काउंट तो एक्चुअली सिर्फ कस्टमर को पागल बनाने के लिए होता है, एक्चुअल में डिस्काउंट कुछ नहीं होता। नो कंपनी इज सेलिंग यू इन लॉस टू मेक लॉसेज, राइट। हमेशा अपना प्रॉफिट देख के ही वो डिस्काउंट सेट करते हैं। चलिए, स्टेप नंबर 4, हमने क्या क्या डिसाइड कर लिया, सबसे पहले यूनिक फीचर्स देख लिया, उसका सर्वे कर लिया, फिर हमने कस्टमर को समझ लिया, कस्टमर क्या वैल्यू लगाएगा, ये सब चीज़ें कर ली। थर्ड स्टेप में हमने प्राइस टैग लगा दिया हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। देख लो, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिमाग में सोचो उसे। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसे प्राइस टैग भी लग गया। अब हमें प्राइस टैग लगने के बाद क्या करना है, उसे मार्केट में उतारना है। प्लेस क्या होता है, मार्केट। ठीक है, अब हम उसे कहाँ बेचेंगे वो इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो, आजकल ऑनलाइन भी बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी हमें ये देखना है कि हमें ग्लोबली बेचना है या इंटरनेशनली बेचना है या नेशनली बेचना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना कहाँ पे आता है, स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेस के क्या क्या ऑप्शन है, कस्टमर इस प्रोडक्ट को कहाँ पर ज़्यादा खरीदेगा, प्रोडक्ट ऑफलाइन ज़्यादा बिकता है या ऑनलाइन ज़्यादा बिकता है, वो हम स्टेप नंबर 4 में देखते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर सारे जितने भी चैनल्स हैं उनकी कॉस्ट को भी एसोसिएट करना है, कॉस्ट को भी समझना है। हम क्या करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स में लग जाएंगे ताकि हमारा कस्टमर बेस जो हो वो बड़ा हो, वाइडर हो, चौड़ा हो, और ज़्यादा हमारे कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट एक्सेस हो और इजीली मिले। अब जैसे देखो, हमारा जो हम ले लेते हैं एग्जांपल, कोका कोला। ठीक है, कोका कोला जो है ऑनलाइन भी बिक रही है, ऑफलाइन भी बिक रही है, अमेजन पे भी बिक रही है, फ्लिपकार्ट पे भी बिक रही है, हर छोटी छोटी दुकानों पे भी है, एयरपोर्ट्स पे भी है, हर जगह अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चैनल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कनेक्ट किया है, कॉन्टैक्ट किया है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐड किया है ताकि उनका प्रोडक्ट हर जगह मिले, हर कस्टमर को इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, प्रोडक्ट विच सर्व अ निक मार्केट वुड कंसंट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन टू अ स्पेसिफिक एरिया और प्रोडक्ट। जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो ना जो कुछ लिमिटेड लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, मान लो हमें ये प्रोडक्ट सिर्फ साउथ के लोगों को बेचना है, तो वो साउथ इंडिया पर ही फोकस करेंगे, साउथ इंडिया पर ही फोकस करेंगे। उनका ये थॉट प्रोसेस है कि हमें साउथ के इंडियंस को ही बेचना है, तो वो साउथ इंडिया पे ही फोकस करेंगे। उनकी निश मार्केट क्या हो गई, साउथ इंडिया, राइट। तो वहीं पे देखेंगे कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है साउथ के। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। अब देखो, हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स डिसाइड कर लिए, प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस टैग लगा लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब
दुकानों तक तो पहुंच गया, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? टीवी में एड्स करानी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में एड्स करानी पड़ेगी, रेडियो पे बुलवाना पड़ेगा और पर्चे छपा के बंटवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, जिससे हम क्या करते हैं, कस्टमर को बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हम प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट्स का कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ें तुम यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा। आपने देखा होगा फेयर एंड लवली आता था एक प्रोडक्ट हमारा, अब उसका नाम चेंज हो गया है शायद, फेयर एंड ग्लो कर दिया है, ग्लो एंड फेयर ऐसा कुछ, ऐसे ही कुछ कर दिया नाम। तो उन्होंने उनका वो अपनी टीवी पे ऐड ऐसे करते कि भाई तुम ये क्रीम लगा लोगे ना तो बिल्कुल गोरे से हो जाओगे, सुंदर से लगने लगोगे। तो ये उनका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर को वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और टारगेट ऑडियंस को, और हम ये आपको सिर्फ 20 रुपये में दे रहे हैं, वो प्राइस भी बता देते हैं। ऑडियंस तक बात पहुंच गई और दूसरा प्राइस भी बता दिया और अपने फीचर्स भी बता दिए। ये होती है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, और इसको हम प्रमोशनल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं, जिससे हम कस्टमर को कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है। ठीक है, अब हमने प्रमोशन भी कर दिया। अब हमने क्या किया, हमारे जो 4 पीस थे वो सारे के सारे हो गए या नहीं हो गए? दैट वाज प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया, प्राइसिंग हमने कर ली, प्रमोशन हमने कर लिया, प्लेस हमने डिसाइड कर ली। तो चारों पीस कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें मार्केटिंग में अब हमें क्या करना है, ये हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द सेलिंग चैनल स्ट्रेंथन द परसीव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रमोशनल मटेरियल सपोर्ट द सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मान लो हम हमारी निश मार्केट वाला हम एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने लिया था प्लेस में। निश मार्केट हमारी साउथ इंडिया, बट हम उसका प्रमोशन कहाँ कर रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट हमने ऐसा बनाया है जिससे लोग गोरे होते हैं, ठीक है, और हम टारगेट कर रहे हैं अमेरिका, अमेरिका में तो ऑलरेडी गोरे लोग हैं सारे के सारे, तो दैट विल नॉट वर्क। तो हमें सारे के सारे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है हमारे वेरिएबल्स, उन सबके बीच में एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सब पे ध्यान देके एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और एक बढ़िया सी मार्केटिंग मिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन करना सारे के सारे वेरिएबल्स में, राइट? समझ गए आई होप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो हो जाएगा, एक मिनट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स के फायदे क्या है? हम इतना झमेला कर ही क्यों रहे हैं कि पीस देखो, ये देखो, वो देखो, हार्मनी क्रिएट करो, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, हम देखते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स के एक्चुअल में क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा है मार्केटिंग अप्रोच, हमें एक अप्रोच मिल जाती है कि हमें आगे कैसे काम करना है। ठीक है, इसमें हमें पता चल जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, कौन सी चीज़ों को नहीं सेलेक्ट करना, प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स डालने हैं, कौन से नहीं डालने, प्राइस क्या सेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें एक अप्रोच देता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन मिल गई तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, काम ऐसा करेंगे जिससे हमारा क्या हो, मार्केटिंग, जिससे क्या हो, वैल्यू क्रिएशन हो। जब हम अच्छे से कुछ करते हैं ना प्लान करके, तो ऑब्वियसली हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा एक अच्छा सा प्लान बन जाएगा और एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी सी मार्केटिंग अप्रोच हो जाएगी और अच्छा सा वैल्यू क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब रीड कर लेते हैं हम एक बार इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पॉइंट। सबसे पहला मार्केटिंग अप्रोच, मार्केटिंग अप्रोच में लिखा हुआ है इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन जाएगी एक, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हमें समझ आ जाएगा कैसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, असेंशियल ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग को इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि भाई हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ये एलिमेंट्स डालने हैं। फिर उनको एनालाइज करेंगे, असेस करते रहेंगे, क्योंकि देखो इट इज़ रिव्यूड कॉन्स्टेंटली। और हर एक प्रोडक्ट और सर्विस का रोल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रहा है उसका रोल हम कस्टमर को बताते हैं। उसके बाद पॉइंट है हमारा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में पता चलता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमें कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। फिर हम देख लेते हैं प्राइस कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, किस प्राइस पे हमें चार्ज करना चाहिए कस्टमर को। और प्रमोशनल वीडियो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वही 4 पीस डिसाइड कर लेते हैं, चीज़ें हम प्लान कर लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बन जाती है हमें कौन सी चीज़ पे कितना एफर्ट डालना है, और प्रॉपर वेटेज दे देंगे सबको, और सबको सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑल इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच एंड गिव्स डायरेक्शन। पूरा का पूरा एक बड़ा सा इंक्लूसिव हर चीज़ आ गई इसके अंदर, एक बढ़िया सी मार्केटिंग अप्रोच बन जाएगी जो हमारे को आगे डायरेक्शन देगी कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, अगर हम ये चीज़ों को कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एमएम गाइड्स इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू देयर इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी टू कस्टमर एंड देयर प्रेफरेंसेस। क्या होता है, एमएम जो है वो हमेशा कस्टमर फोकस्ड है। कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम करता है एमएम। ठीक है, हम आपने पढ़ा था कि भाई क्या क्या यूजेस है, वो अच्छे से कम्युनिकेट होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी 5th स्टेप जो हमने पढ़ा था डेवलपिंग अ मार्केटिंग मिक्स में। वो जो स्टेप है उसमें हमने क्या किया था, कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यूटिलिटीज और इंपॉर्टेंस बता दी थी। तो ये भी क्या है, वैल्यू क्रिएशन है। कस्टमर को एक अलग चीज़ पता चल रही है कि हाँ भाई, जैसे पता ना हो, कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं नया, हमें नहीं पता उसे कैसे यूज़ करना, तो उसमें लिखा होता है डायरेक्शन टू यूज़, पहले ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। तो कस्टमर की हेल्प भी हो रही है, वैल्यू भी क्रिएट हो रही है कस्टमर के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है,
फर्दर मोर इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द सिलेक्शन, डायरेक्शन दे देता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया मार्केटिंग अप्रोच में, ठीक है। अब डायरेक्शन आ गई है तो उसके बाद क्या होगा, प्राइसिंग भी सेट हो गई, विच कन्फर वाइल प्रायोरिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ अ टारगेटेड कस्टमर्स, इट हेल्प टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज इफेक्टिवली सो एज टू इफेक्टिवली डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेच रहे हैं वो रिटेल स्टोर भी हो सकता है और ऑनलाइन शॉप भी हो सकता है, अमेजन पे भी वही चीज़ मिलती है, स्विगी पे भी वही चीज़ मिलती है, और जो दुकानें हैं हमारे यहाँ राशन की और ये सब चीज़ें मॉल्स हो गई, इन सब पे भी क्या होता है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म में रेंज। दो ही चीज़ें हैं, देखो इसमें आपको क्या याद करना है, ठीक है। 4 P's का प्लान बनाना, डायरेक्शन लेना, वो हम लिखेंगे मार्केटिंग अप्रोच में, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करके हमने जो वैल्यू क्रिएट की है वो हमारा सेकंड फायदा हो जाता है। दो ही फायदे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के। पहला फायदा कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिवली बन जाती है मार्केटिंग मिक्स में। 4 P's का प्रॉपर हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्राइस से बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, ऐसे प्रमोट करेंगे। एक डायरेक्शन हम सोच रहे हैं और उसको प्लान बना रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा मार्केटिंग अप्रोच, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है। वो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि हमारा किस तरीके से वैल्यू क्रिएट हो रही है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखिए, हम दो ही चीज़ें बेचते हैं मार्केट में, या तो प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर सर्विस बेचेंगे। क्या बेचेंगे, प्रोडक्ट या फिर सर्विस। तो प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग मिक्स अलग है और सर्विस के लिए मार्केटिंग मिक्स अलग है। जो प्रोडक्ट के लिए है उसमें 4 P's हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और जो हमारा सर्विस मार्केटिंग है उसके 4 P's तो हैं ही, उसके अलावा भी 3 मोर वेरिएबल्स हैं, 7 P's हैं। क्या क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और क्या है देखते हैं हम, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। ये सारे के सारे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो 4 P's हैं, प्रोडक्ट से कहना चाहते हैं ये मेनली क्या कहना चाहते हैं, टेंजिबल गुड्स। 4 P's कहाँ यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को बेसिकली कहना चाह रहे हैं टेंजिबल गुड्स, ठीक है। जो इंटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज हैं वो आ जाएंगे हमारे सेकंड कैटेगरी में, जो क्या है, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज उसमें 7 P's है। तो अभी हम 4 P's पढ़ते हैं, और 4 P's को ये 4 C's भी कहते हैं, ठीक है। सी फॉर वो नहीं जो माथे पे लिखा हुआ है, क्यूट, व्हाट आई मीन टू से। तो चलिए 4 P स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा, सबसे पहला P है प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे मार्केट में बेचने के लिए, प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बनाई गई है ग्रुप ऑफ पीपल की नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो हम जाके मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। एनी आइटम दैट इज बिल्ट, बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, किस लिए, टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ अ सर्टेन पीपल, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और कहाँ ऑफर करते हैं, मार्केट में, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएगा फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिर सर्विस और सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज। अब मान लो हमारा टीवी क्या हो गया, फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उससे रिलेटेड सर्विस क्या होगी, आजकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटी सर्विसेज, ऐसी चीज़ें भी साथ में आती हैं। आप कभी, मैंने टीवी खरीदा तो उसमें क्या लिखा है, 1 ईयर वारंटी। अगर मेरा टीवी 1 साल में कभी भी खराब होता है तो क्या होगा, कंपनी वाले आएंगे और वो सर्विस प्रोवाइड करके जाएंगे, टीवी को ठीक करके जाएंगे। जो वो टीवी को ठीक करके जाएंगे, आई कैन नॉट सी इट, ठीक है, उस वो टेंजिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी फेल्ट, ठीक है। हमारा टीवी ठीक करके गए हैं वो लोग, और उसको कहा जाएगा सपोर्टिंग सर्विस, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। जो प्रॉपरली होली सर्विसेज होती है ना, वहाँ पे 7 P's लगेगा। जो प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, इंस्टॉलेशन की, आफ्टर सेल सर्विसेज की, उसको क्या कहा जाता है, टेंजिबल में ही मान लेंगे, टेंजिबल गुड्स लेंगे और 4 P's लगेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट जो है यूसेज के बेसिस पे, अगर हम उसे यूसेज के बेसिस पे देखें, यूज करना एंड यूज, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, क्या, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो घर पे हम लोग खाते हैं, राशन आता है, टीवी यूज करते हैं, वो सब चीज़ें। और इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री से आपको दिमाग में आना चाहिए, प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स यूज होते हैं ना एज इनपुट्स, उनको बोला जाता है। मान लो जैसे कि पनीर बेच रहा है कोई, ठीक है, प्रोडक्शन किसकी हो रही है, पनीर की। तो पनीर को यूज करने में मिल्क यूज होता है, दूध को फाड़ के पनीर बनता है। तो जो दूध को फाड़ रहे हैं हम, दूध क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनपुट। तो यहाँ पर दूध क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स। लेकिन अगर हम घर पे दूध लेकर आ रहे हैं और उसको हम पी रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर जिस गुड्स को कंज्यूम करे वो कौन से गुड्स हो जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो जो कि प्रोडक्शन में, दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं एज इनपुट। तो चलिए आगे देखते हैं कंज्यूमर गुड्स में एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हुए हैं, सोप, बिस्किट, बुक्स, शैम्पू, लैपटॉप, टीवी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नट्स एंड बोल्ट मशीनरी, नट्स एंड बोल्ट एंड मशीनरी यूज होते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। मिल्क भी ले सकते हैं इन केस ऑफ पनीर, पनीर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिल्क क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा, जो कहाँ यूज हो रहे हैं, कंजम्पशन और यूज है, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज
ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। आपको ऐसे कुछ याद आ रहा है कि आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है? कुछ ऐसे याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, एंड यूज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को कैसे डिवाइड करें। आ रहा है याद? चलिए आगे पढ़ते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो किसी लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो। अब हमने टीवी खरीदा, हम टीवी बार बार तो नहीं खरीदते, एक बार खरीद लिया वही 2-3 साल तक चल जाता है। लेकिन हमने कोई चिप्स का पैकेट लिया है, कितने दिन चला लोगे? एक बार खुलते ही खत्म है वो। और तुम लोग तो मुझे लगता नहीं है कि बचाते होगे, एक बार में खा जाते होगे सारी की सारी चिप्स, है ना। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स एक बार घर पे आते हैं उसको हमें 1 हफ्ते में मैक्स निपटा देते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। टिश्यू हो गया, टिश्यू भी एक बार यूज किया खत्म। ऐसे गुड्स जो एक बार में खत्म हो जाए या फिर बहुत कम बार उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं मुझे बार बार यूज करते। अब आप टीवी एक बार खरीदोगे उसे 3 साल चलाओगे, है ना। ऐसे तो है नहीं कि एक बार टीवी खरीद लिया और बस 2-3 दिन चला और उसे हमने 4-5 बार देखा और वो खत्म। एक टिश्यू को आप एक बार 2 बार यूज करके यू हैव टू थ्रो इट, उसको आप फिर से यूज नहीं करोगे। चिप्स आपने एक बार खा ली खत्म, है ना। तो वो हो गई हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में हमने एग्जांपल ले लिया टीवी का, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी हैं, ये बहुत सालों तक चलती है, बहुत महीनों तक चलती है। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया। एक रीजन देखा हमने यूजेज के बेसिस पे, यूज कैसे करते हैं, फिर हमने देख लिया ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। अब ये लास्ट है टेंजिबिलिटी। क्या ऐसे भी गुड्स होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं? बताइए। सबसे पहला हमने लिया है टेंजिबल, एक मिनट, टेंजिबिलिटी पे हमारे हैं टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स। सर्विसेज को ही इंटेंजिबल गुड्स कहा जाता है, क्योंकि सर्विसेज ही ऐसी चीज़ है जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट फील। ठीक है, वो हो जाएंगी हमारी, सर्विसेज हो जाएंगी हमारी इंटेंजिबल गुड्स। और हमारी टेंजिबल गुड्स कौन सी होगी? जिनका फिजिकल फॉर्म है, विच कैन बी सीन एंड टच, विच कैन बी सीन एंड टच। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है? याद करो यार, फर्स्ट चैप्टर में सेम टू सेम चीजें थी, रिपीट होती हैं। मार्केटिंग तुमने ही बड़ा कर रखा ना, तो बहुत छोटी है मार्केटिंग, है ही क्या, रिपीट 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 होता है। आपको मैंने दिखाया कैरेक्टर्स और फीचर्स में सब कुछ सेम सेम लिखा हुआ है। अब मार्केटिंग मिक्स डेवलप किए हमने, फिर उसके बाद हमने वो, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट में भी हमने ये चीज़ गुड्स वाली हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी, वही रिपीट हो रही है, नहीं हो रही? आप खुद बताओ। तो आप लोगों को अपने सिलेबस को छोटा करना है, आपको चीज़ें समझनी है। आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हो, तो आपको देखना है कि आपको कैसे आंसर लिखना है, आपको कौन कौन सी लाइन्स, कौन कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है, अब हमें प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम 4Ps में, मार्केटर को करना क्या है? उसे राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जिसकी क्या हो, मार्केट में डिमांड हो। जो चीज़ कस्टमर को चाहिए, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसी की डिमांड होगी। ठीक है, डिमांड होगी तो वही राइट प्रोडक्ट होगा। अब राइट प्रोडक्ट डेवलप करना हमें कहाँ पे होता है? हेंस ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के देखो, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, तो उसका एक तो होता है इंट्रोडक्शन फेज, यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग जाता है कि हाँ भाई, इस नाम का कोई प्रोडक्ट बिकता है और उसका ये यूज़ है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है जब उसका हाई पॉइंट, मतलब इससे ज़्यादा इसकी सेल्स हो ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा बिक रहा है वो, मतलब जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई है, मैक्स पॉइंट आ गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी कम। और ये हर प्रोडक्ट के साथ होता है। आप देखेंगे नोकिया के फ़ोन्स की डिमांड कितनी थी, पहले इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो भी, फिर उसकी धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर उसकी मैच्योरिटी हुई, फिर वो मार्केट में पिट गया, तो उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ये हर एक प्रोडक्ट की फेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फेज है, जब हम प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसको बनाएंगे, अभी बना भी नहीं है, प्रोडक्ट बनना दिमाग में बन रहा है, पेपर्स में बन रहा है, फिर हम उसको धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी इनपुट्स लगेंगे वो कलेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट की कितनी लंबी लाइफ होगी। हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है, मैंने आपको बताया, चार स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्टेजेस कौन से होते हैं। तो मार्केटर को कंसिस्टेंटली देखो, हमें क्या करना होता है, हर प्रोडक्ट की एक मिनट, ये कहाँ पहुँच गए, हर प्रोडक्ट की मेच्योरिटी आती है, हर प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज चलता है। तो मेच्योरिटी को आप कितने लंबे टाइम तक चला सकते हो, या ग्रोथ स्टेज को आप कितने लंबे टाइम तक चला सकते हो, ये सब आपके हाथ में है। देखो, कोई प्रोडक्ट का मान लो लोग खरीदना बंद करें क्योंकि यार उतना यूजफुल नहीं लग रहा उन्हें, तो उस प्रोडक्ट के यूजेस बढ़ा दो और चीज़ें बता दो उन्हें कि ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, हमारा जो डिक्लाइनिंग फेज है वो हमें दूर करना है, जितना ज़्यादा हो सके मैच्योरिटी और ग्रोथ फेज को वी ट्राई टू इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटर टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट देयर प्रोडक्ट्स वंस इट रीचेस द सेल्स डिक्लाइन फेज। वही है ना, मैं बोल रही हूँ कि फिर से हमें देखना है क्या और ऐड करें कि प्रोडक्ट हमारा और लंबे टाइम तक ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे रहे। ठीक है, उसके बाद है मार्केटर मस्ट देयरफॉर क्रिएट राइट प्रोडक्ट मिक्स। बढ़िया सा प्रोडक्ट मिक्स उसको बनाना चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स से क्या मतलब है इनका, प्रोडक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोड्यूस। जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाएगी, एक प्रोडक्ट नहीं बनाती। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं मार्केटर, तो उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो सब उनको डिसाइड करना है। एग्जाम्पल में ले लें तो हम आईटीसी है हमारी कंपनी, तो आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। उनका शैम्पू आता है, उनका आशीर्वाद आटा आता है, उनका रियल जूस आता है। तो
ऐसे अलग अलग चीज़ें आती हैं एक कंपनी की, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट वो बेचेगा ताकि उसका प्रॉफिट प्रॉफिट की साइड ही रहे वो, ठीक है, वो उसको डिसाइड करने होते हैं कि उनको कौन कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं। 4 पीस में पहला स्टेप क्या था हमारा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाते समय हमें क्या याद रखना है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज को हमें अवॉइड करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का मेच्योरिटी स्टेज और ग्रोथ स्टेज को इंक्रीज करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं उसको रिव्यू करते हुए और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते हुए, उसकी यूसेज बढ़ाते हुए हम क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन फेज को दूर कर सकते हैं। तो मार्केटर को एक बेस्ट राइट प्रोडक्ट मिक्स बनाना चाहिए, ठीक है, कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट अब खत्म होने वाला है, हमें पता है, तो हमें उससे पहले ही मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आ जाना चाहिए। ठीक है, एप्पल यही करता है। एप्पल क्या करता है, हर साल उसका नया फोन आता है, उसको दिख रहा है 13 की डिमांड डिक्लाइन होने लग गई है, तो वो क्या करेगा, 14 ले आएगा। 14 की डिमांड डिक्लाइन होने लगती है, वो 15 ले आता है। तो इसे कहते हैं री इन्वेंट करते रहना कंसिस्टेंटली। ये होता है राइट प्रोडक्ट मिक्स, समझ गए। चलिए, अब प्रोडक्ट हो गया डिसाइड। अब चलते हैं हम लोग प्राइस पे। ठीक है, सेकंड पी इज प्राइस। एक मिनट, सेकंड पी इज प्राइस। प्राइस बेसिकली क्या है, किसी प्रोडक्ट के लिए जो अमाउंट कस्टमर पे करेगा उसे बोलेंगे प्राइस। ठीक है, प्राइस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्राइस जो है वो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्राइस से सेल्स इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, इतना इम्पैक्ट आता है प्राइस का कि डिमांड और सप्लाई से बहुत इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे। प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट अ कस्टमर पेज फॉर कंज्यूमिंग इट। कोई भी कस्टमर जो है वो ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के बदले जो चीज़ देता है वो होता है प्राइस। प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कभी भी कंपनी का प्रॉफिट और सर्वाइवल देखना है तो हमें उसके प्राइस से ही पता चलता है कि भैया उसको इतनी कॉस्ट लग रही है, इतना प्राइस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीजें हमें प्राइस से ही पता चलेगी। ठीक है, क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। अगर कंपनी कम प्रॉफिट कर रही है या लॉस में ही चल रही है तो ये सारी चीजें प्राइस से ही पता चलेंगी, प्राइस और कॉस्ट से। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट करती है डिमांड को भी और सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट को भी। व्हेन सेटिंग प्रोडक्ट प्राइस, मार्केटर शुड कंसीडर द परसीव वैल्यू दैट द प्रोडक्ट ऑफर्स। ठीक है, कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी एक वैल्यू लगाता है, उसको बोला जाता है परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, कस्टमर की वैल्यू देखो, कस्टमर क्या सोच रहा है, कितना प्राइस वो पे करेगा, आप कितना प्राइस सेट कर रहे हो, आपको ये प्राइस सेट करने से फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, सर्वाइवल में अच्छा है या नहीं, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सब प्राइस स्टेज पे, प्राइस वाले पी पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये देखो, फिर मैंने आपको परसीव्ड वैल्यू समझाया। यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमर थिंक्स इट्स वैल्यूज ओनली 11,000। कस्टमर को लग रहा है 11,000 रुपए हैं इस मोबाइल के, मोबाइल खरीदने गया वो, और प्राइस लगा रखा है 13,000 रुपए। जब हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं 13,000 रुपए, हमें क्या देखना है कि कस्टमर इसकी कितनी वैल्यू करता है। ये डिसाइड करते टाइम कस्टमर परसीव वैल्यू शुड बी कंसिडर। जब हम ये वाला प्राइस सेट कर रहे हैं, ये वाला प्राइस सेट कर रहे हैं 13,000 रुपए का, तो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कस्टमर इसकी कितनी वैल्यू लगाएगा। ओके, परसीव वैल्यू ऑफ मोबाइल इज 11,000 और हम कितना प्राइस लगाए, 13,000। कस्टमर खरीदेगा 2,000 के फर्क में नहीं खरीदेगा, वो जाएगा दूसरे कॉम्पिटिटर के पास, वो 11 में दे रहा होगा, 11 में खरीद लेगा वो। तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हैं। प्राइस की ना कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएंगी। ठीक है, प्राइस की स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज फॉलोड आर। सबसे पहला है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये है जियो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा होगा मैंने नीचे, दैट इज जियो। इसमें क्या होता है, हमें ना स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, जियो का एग्जांपल लेते हैं। जब जियो की सिम आई थी ना फ्री में बट रही, बहुत 6-8 महीने तक फ्री में सर्विसेज मिली है, कॉल्स फ्री, मैसेजेस फ्री, व्हाट्सएप फ्री, इंटरनेट फ्री, सब कुछ उसने फ्री में दिया। उसने फ्री में क्यों दिया, आपको क्या लगता है? ऐसी कंपनीज फ्री में इसलिए देती हैं कि जो और जो कॉम्पिटिटर्स है ना उसके, वो उसको मैच नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन सारे के सारे जियो की तरफ आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। आप देखोगे ना, तो पहले जो हमारा ये टेलीकॉम इंडस्ट्री थी उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। बीएसएनएल था, एयरसेल था, और रिलायंस ने तो अपना खुद ही हटा दिया, और बहुत सारे से छोटे मोटे थे, वोडा आइडिया अलग अलग थे। वोडा आइडिया को एक साथ आना पड़ा कि वो जियो को compete कर पाए, उस मार्केट में रुक पाए, खड़े रह पाए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे पहले। धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारे के सारे प्लेयर्स जो वीक थे वो तो निकल लिए, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर पा रहे थे जियो को। जियो के प्राइसिंग, जियो फ्री में दे रहा था भाई सारी चीजें, हाउ कैन यू मैच इट। तो आपकी तो मार्केट पिट गई, सारे के सारे लोग जियो जाके खरीद रहे हैं। आप देखोगे हर एक बंदे के पास आजकल जियो की सिम है, हर एक बंदे के पास जियो की सिम है। उसके पास नॉर्मल नंबर था, फिर भी उसने जियो की सिम ले ली, क्योंकि फ्री मिल रही है भाई, इंडिया में फ्री चीज़ों की वैल्यू है। ठीक है, फ्री की वैल्यू है हमारे यहाँ तो वो क्या करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में, मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, अब सारी की सारी मार्केट किसकी हो गई, जियो की। तो जियो ने क्या कर लिया, पेनिट्रेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केट का पेनिट्रेशन कर लिया, सारे कस्टमर उसके पास आ गए, मार्केट के कॉम्पिटिटर्स हट गए। अब वो क्या करेगा, अपने प्राइस को बढ़ा देगा। ये होता है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब और कोई देने वाला है नहीं, जियो बचा है, एयरटेल बचा है, वोडा आइडिया बचा है, 3 ही प्लेयर्स है।
ठीक है, BSNL भी है बट उतना नहीं है मार्केट में, तो ये तीन तीन ही बचे हैं प्लेयर्स। तो अब जो प्राइस जियो सेट करता है ना, वही एयरटेल सेट करता है, वही वोडा आइडिया सेट करता है, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जियो इज अ मार्केट प्लेयर। ये होती है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कस्टमर को बहुत लो प्राइस पे प्रोवाइड की जाते हैं सामान, प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होता है जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाते उसके साथ। और कस्टमर जो है कस्टमर जो है सारे के सारे किसके पास आ गए, जो लो प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद क्या करेगा, वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा बाद में, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। एग्जाम्पल है जियो। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा कुछ अलग सा प्रोडक्ट लाना है और प्राइस हाई सेट करना है। बहुत तगड़ा प्रोडक्ट एप्पल है भाई, एप्पल का आज तो कोई कॉम्पिटिटर आया नहीं है मार्केट में, कुछ भी कह लो ये वो, बट एप्पल तो एप्पल है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एप्पल, मैं तो भाई एंड्रॉइड यूज़ करती हूँ, बट मुझे पता है कि एप्पल वालों को एप्पल ही चाहिए, चाहे वो 1 लाख का मिल रहा है, 1.5 लाख का मिल रहा है, वो प्रीमियम प्राइस पे बिकता है एप्पल का फ़ोन। ठीक है, तो देखो मार्केट को स्कीम द मार्केट बाय सेलिंग एट अ प्रीमियम प्राइस। एग्जाम्पल एप्पल। ऐसे तगड़े प्रोडक्ट्स दो और उसका प्राइस हाई सेट कर दो, उसे कहा जाता है प्राइस मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है, जिसमें हम प्राइस को प्रीमियम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचते हैं और मार्केट को स्कीम कर लेते हैं। कुछ हमारे कुछ पक्के वो हो जाते हैं कस्टमर्स की, हाँ भाई ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम तो हाई प्राइस पे खरीदेंगे, हम तो प्रीमियम प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। उन लोगों को टारगेट करना हो तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी डिफरेंशियल प्राइसिंग। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये तो देखो ऐसा है, कोई साड़ी वाले अंकल हैं, वो बैठे हुए दुकान खोल के, तो वो क्या करेंगे, शक्ल देख देख के प्राइस चार्ज करते हैं कि हाँ भाई ये सेठानी लग रही है, ये बड़ी पैसे वाली लग रही है, तो हम इससे लेंगे एक साड़ी, मैं इसको बेचूंगा 1200 रुपये की। अगर वही साड़ी कोई और लेने आ जाता तो वो कह देते 600 रुपये की है, और कोई और लेने आ जाएगा वो कह देगा 800 रुपये की है। तो वो प्राइस जो है वो डिफरेंट जगह जगह पर चेंज हो रहा है। और एक चीज़ हम ये और ले सकते हैं, मान लो वही कोल्ड ड्रिंक आपको, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो बाहर, या पैटीज ले लेते हैं एग्जाम्पल, आलू पैटी आती है ना, आलू पैटी अगर आप यहाँ ले रहे हो लोकल मार्केट में तो आपको 20-25 रुपीज़ की वो मिल जाती है। लेकिन वही पैटी आप एयरपोर्ट पे ले रहे हो तो आपको 150 रुपये की मिलेगी। वही पैटी अगर आप पहाड़ों पे ले रहे हो, मैगी का प्राइस हमारे यहाँ पे आप लोकल मार्केट में खाओ बहुत कम में आपको मिल जाती है, 50-60 रुपीज़ में बढ़िया मैगी बन के मिल जाएगी। लेकिन वही मैगी अगर आप कहाँ खा रहे हो, पहाड़ों में खा रहे हो, तो वो 100 रुपये की मिलती है। तो ये होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसिंग होती है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। ठीक है, प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन लोकेशन। ठीक है, वही मैंने बताया हुआ एग्जांपल लिया हुआ है चिप्स का। वही चिप्स MRP उसका 20 रुपये है, और वो माउंटेन्स पे जाओगे तो 30 रुपये की बिकती है। प्राइस इंक्रीज कैन बी ड्यू टू शिपिंग कॉस्ट, टैक्सेस, मोर अवेलेबिलिटी। देखो जहाँ पे प्रोडक्ट कम मिल रहा है हमें, पहाड़ों में क्या होता है, वहाँ चिप्स को पहुँचाने के लिए इतनी ऊपर शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट लग जाती है, तो वो 20 रुपये से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है दुकान वालों को। या भाई वो बेच रहे हैं 25 रुपये की, उन्हें पड़ रही है तो 30 रुपये की तो वो भी बेचेंगे, 5 रुपये तो वो भी कमाएंगे, है ना। उनको ही 25 की पड़ रही है तो वो 20 की नहीं बेच सकते। और ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले लो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मान लो पहाड़ों पे भाई बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, और कोई चीज़ें जो सिर्फ एक ही दुकान पे मिलती है, तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज करेगा ही ऑब्वियसली, है ना। चाहे वो चीज़ आपको नीचे कहीं पे भी लोकल मार्केट में बहुत सही रेट पे मिल जाएगी, बट अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो, बहुत लिमिटेड सप्लाई है वहाँ पे, लिमिटेड शॉप्स हैं, तो वहाँ पे प्राइस हाई होगा ही। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा क्या है, प्रोडक्ट लाइन। लास्ट चीज़ लिखी हुई है इसमें, 5th पॉइंट, प्रोडक्ट लाइन अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजी विच अ मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म। देखो प्रोडक्ट लाइन लिखा हुआ इन्होंने, मान लो हमारे 4-5 प्रोडक्ट हैं, तो हम 4-5 प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा लेंगे। मेन स्ट्रैटेजी हमारी यही होती है, पेनिट्रेशन जियो वाली, उसके बाद से स्कीमिंग एप्पल वाली, फिर है माउंटेन्स में चिप्स महंगे यहाँ कम है, डिफरेंशियल रेटिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, और 4th है, एक मिनट एक और पढ़ी थी ना हमने, जियोग्राफिकल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग हमने देख ली थी, शॉप वाले अंकल, साड़ी वाले अंकल। उसके बाद हमने जियोग्राफिकल प्राइसिंग पढ़ ली, जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्राइसिंग है, उसे हमने पढ़ ली प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन कहती है जैसा ही प्रोडक्ट है, भाई हमारे 4-5 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे पेनिट्रेशन लगा दो, एक पे स्कीमिंग लगा दो, एक पे डिफरेंशियल लगा दो, एक पे जियोग्राफिकल लगा दो, या 2 पे, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। 3rd पॉइंट आता है हमारा, 3rd P क्या है, प्रमोशन। प्रोडक्ट बन गया, प्राइस सेट हो गया, अब हमें क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के, और प्रोडक्ट की यूटिलिटी बताई जाती है, इंपॉर्टेंस बताई जाती है, नीड बताई जाती है कि आपकी ये नीड सेटिस्फाई कर देगा, इसको खरीदो। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड बाय मार्केटर टू इन्फॉर्म टारगेट ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बताता है, बहुत असेंशियल मार्केटिंग का कॉम्पोनेंट है प्रमोशन। क्यों, इससे क्या होगा, रिकॉग्निशन होगी, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स इंक्रीज होती है, और ब्रांड का एक रिकॉग्निशन होता है, लोग ब्रांड को पहचानने लग जाते हैं। मैकडी की इतनी एड्स हुई हैं, इतना आई एम लविंग इट हुआ है, तब जाके आजकल हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये मैकडी है। अब आप देखोगे वो
अनुष्का शर्मा की नई ब्रांड आई है जीवा, वो उससे कितनी एड्स करा रही है, कितनी एड्स करा रही है। उससे क्या होता है, हर दूसरे बंदे को पता है भाई जीवा जो है वो ब्रांड रिकॉग्निशन कराएगा, मतलब जीवा जो है वो वहाँ पे सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है, तो उसका एक ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया, अब उसको लोग जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। और ऑब्वियसली जिस चीज़ को लोग जानने लगते हैं उसका एक गुडविल हो जाता है और लोग उससे खरीदते हैं, उससे सेल्स प्रोवाइड होती है, उससे सेल्स इंक्रीज होती है उसकी। अब प्रमोशन के देखो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आती है, सेल्स प्रमोशन जो हम लोग करते हैं, प्रमोट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट ये है वो है वो है, हम बातें करते हैं कितना अच्छा है। पर्सनल सेलिंग जो जैसे होता है ना, सेल्समैन जा जाके दुकानों पे एक एक चीज़ को बेचता है, उसे बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ हम ऐसे बहुत सारे वो करते हैं, इवेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे पब्लिक आती है, पब्लिक के साथ हमारा एक प्रोडक्ट यूज़ करके उसको अच्छा लगा, फ्री सैंपल देते हैं हम लोग, और इवेंट्स क्रिएट करते हैं, एड्स वेड्स कराते हैं, उसे बोला जाता है पब्लिक के साथ एक रिलेशन बनाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, इसमें कम्युनिकेशन मेथड इंक्लूड होते हैं जिसके दैट आर पेड, ठीक है, जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, बहुत भारी पैसा लगा रहे हैं हम, उसे बोला जाता है एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल क्या है, टीवी एड्स, रेडियो चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। अगर कुछ भी कराना, आपको सोशल मीडिया पे एड्स चलवानी हो, फेसबुक पे एड्स चलवानी हो, टीवी पे एड करानी हो, तो भाई बहुत मोटा पैसा जाता है, उसे कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स दिस सीम्स टू बी अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम ऑफलाइन टू द ऑनलाइन वर्ल्ड। आजकल क्या हो गया, सिर्फ ऑफलाइन एड्स नहीं होती, सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं आता, हर फोन में आजकल आप देखोगे, आप फोन खोल तो ऐड आती है, कुछ भी खोलो ऐप, ठीक है, कुछ भी फ्री में नहीं होगा, आपको एक बार ऐड देखनी पड़ेगी। तो वो क्या है, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन ज़्यादा चाहिए आजकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टूल्स यूज टू प्रमोट सेल्स इन अ गिवन टेरिटरी एंड टाइम। शॉर्ट टर्म होते हैं नेचर में, स्टिमुलेटिंग क्विक सेल्स। सेल्स प्रमोशन होता है जो वो जैसे होता है ना, दुकान के बाहर खड़े होकर चलाते हैं, आइए आइए आइए, 100 रुपये के दो, 100 रुपये के दो। भाई दिल्ली वाले तो समझते हैं सरोजनी नगर चले जाओ, कमला नगर चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत चिल्लियाँ मारते हैं, वो होता है सेल्स प्रमोशन करना। हम उसी टाइम चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं भाई, शॉर्ट टाइम, एक तो देखो भाई उसी टाइम आके वो खरीद लेगा प्रोडक्ट अगर उसको लेना होगा तो, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्विक सेल्स होती है, उसी टाइम भैया के पास भीड़ लग जाएगी, भैया 50 रुपये में दे रहा है, 50 रुपये में दे रहा है, तो उसी टाइम उसका बिक जाएगा, वो शॉर्ट टर्म है और क्विक सेल्स होंगी इससे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, इस और क्या लिखा हुआ है, इट एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ रैशनली टू बाय अ प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन इंड्यूसेस हिम और हर टू बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उसी टाइम हमारे को मोटिवेट कर देता है, अवेयरनेस देखो मैं बोल रही हूँ ना, चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे वो प्रोडक्ट 50 रुपये में मिल रहा है, तो सारे भागे भागे वहीं आते हैं और प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। एक ये हम फोर्स भी कर देते हैं कस्टमर को कि वो खरीदे हमसे, क्योंकि उसको अट्रैक्टिव लगता है वो उस टाइम पे। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं कि भैया यहाँ से खरीदो, हम डिस्काउंट कूपन देंगे, प्राइस ऑफ देंगे, प्राइजेस देंगे, लकी ड्रॉज देंगे, फ्री ट्रायल्स देंगे। ये विशाल मेगामार्ट और ऐसे जो होते हैं, डी मार्ट हो गया, तो वहाँ पे ये लोग लगाते हैं कि दिवाली के आसपास ऑफर लगा दिया, लकी ड्रॉज निकाल दिए, फ्री ट्रायल दे दिए, ट्रायल पॉइंट्स हो जाती हैं कि हमसे खरीदो, हम डिस्काउंट कूपन देंगे, 1000 रुपये का लो, 500 रुपये का डिस्काउंट कूपन देंगे, नेक्स्ट जो भी आपकी सेल होगी उस पर आप खरीद सकते हो। तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है और इससे क्या होता है, क्विक सेल्स होती है। जब कूपन मिलता है तो हम अगले दिन ही चले जाते हैं शॉपिंग करने की, कूपन ना वेस्ट हो जाए, ये नहीं देखते कि उस 500 रुपये के कूपन के लिए हमें 1000 रुपये की फिर शॉपिंग करनी पड़ गई, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सेलिंग। यहाँ पे क्या करना है, हम प्रोडक्ट को पर्सनली बेचते हैं, कस्टमर के साथ वन ऑन वन बातें होंगी, वन ऑन वन हम बताएंगे कि भैया ये इतना अच्छा, ये कहाँ होता है, दुकानों पे, ठीक है। आप सूट या साड़ी लेने जाइए तो वो अंकल आपको खुद बताएंगे कि बेटा ये कपड़ा इतना अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है, या ये सेंसिटिव स्किन है तो आप पहनो, आपको कंफर्टेबल रहेगा, आपको चुभेगा नहीं, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत बारीकी से हो रखी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्समैन का यूज़ किया जाता है, वो प्रोडक्ट को खुद बेचते हैं, कस्टमर को खुद बताएंगे कि भैया ये इसके फायदे हैं, तुम इस प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे हम ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं दैट आर टिपिकली नॉट पेड फॉर, ठीक है। यहाँ पे हम मीडिया को बुलाते हैं कि भैया हमारे पास आओ, हमारे पास न्यूज़ है, हमारा न्यू प्रोडक्ट आया, तो यहाँ पे हम पेमेंट नहीं करते, बस अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, हम सबको बुलाते हैं, भाई हमारे इवेंट पे आओ। बेसिकली वी आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन आर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बारे में बातें फैलाने के लिए, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रेस रिलीजेस, एग्जीबिशन, स्पॉन्सरशिप डील, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स। वही बताया ना, सेमिनार्स होते हैं, लोग बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में चिल्ला चिल्ला के, भाई ये है वो है वो है ये वो है। तो इसे बोला जाता है पब्लिक को, जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और प्रोडक्ट पब्लिक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बुलाते हैं भाई इवेंट पे आइए, आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट के ये फायदा है, मतलब इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, और यहाँ पे पेमेंट नहीं होती है कुछ, इट इज़ नॉट पेड फॉर। अब ये क्या आ गया, वर्ड ऑफ माउथ, हमने तो 4 ही पढ़े थे, है ना। एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल सेलिंग, उसके बाद हमने पब्लिक रिलेशन। अब ये 4th पॉइंट पढ़ लिया हमने, तो 5th कहाँ से आ गया, वर्ड ऑफ माउथ। देखो ये एडिशनल है, इट्स नॉट मेन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ से आपको समझते हैं, चलो मैं ये बता देती हूँ। ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट फॉर्मल। मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है, तो मैं उसकी
तारीफ़ें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मान लो मेरी कज़िन ने कोई चीज़ ली है और उसको वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा, उसने कोई क्रीम यूज़ करी, उसके सारे एक्ने हट गए। तो वो जो सेटिस्फाइड कस्टमर है मेरी कज़िन और जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करेंगे, उस बेनिफिट्स के बारे में दूसरे बंदों को बताएंगे, इंटरनेट पे बताएंगे, इधर उधर बताएंगे, खुश होंगे, भाई हमारे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है। तो उससे बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ, उसको बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ। जब मुंह से बातें कर करके फैलती है, उसको बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, इससे क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। और लिखा हुआ है इसमें, व्हेन इफेक्टिवली यूज, जब अच्छे से यूज़ किया जाए इसका, तो भाई ये मोस्ट यूजफुल एसेट है, वी हैव इन बूस्टिंग द प्रॉफिट ऑनलाइन। जब इन्फ्लुएंसर्स आके हमें बोलते हैं ना प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम जाके खरीदते हैं, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि इससे सेल्स भी बूस्ट होती है, प्रॉफिट भी बूस्ट होता है। एक्सट्रीमली गुड एग्जाम्पल क्या है इसका? एक्सट्रीमली गुड एग्जाम्पल इज ऑनलाइन सोशल मीडिया एंड मैनेजिंग अ फॉर्म्स ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस। यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं उसको बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ का एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लुएंसर। तो हमने 5 तरीके पढ़ लिए प्रमोशन करने के लिए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी वगैरह पे आता है, इसमें बहुत पैसा लगता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था जो वो चिल्ला चिल्ला के बुलाया जाता है, 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये, उसको क्या कहा जाता है? नाम भूल गई मैं, सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे क्या किया जाता है? सेल्स प्रमोशन। चिल्ला चिल्ला के बुलाना, शॉर्ट टर्म इन नेचर है, मतलब थोड़े टाइम के लिए फायदा होता है इसका और जल्दी से उस टाइम ही क्विक सेल्स हो जाती है, डिस्काउंट वगैरह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारा पर्सन सेलिंग, जिसमें हम 1-on-1 कस्टमर को उसके फायदे बताएंगे, सेल्समैन को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि सेल्समैन है हमारी शॉप पे, वो बेच रहा है उस सामान को। फोर्थ पॉइंट है हमारा पब्लिक रिलेशन, जो हम फ्री में करते हैं, फॉर विच एक्चुअली वी आर नॉट पेइंग। ठीक है, और वहाँ पे हम अपने इवेंट्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। उसके बाद था फिफ्थ वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर दी तो उसकी सेल्स हो जाएंगी, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसे बोला जाता है वर्ड ऑफ माउथ। आजकल बहुत यूज़ होता है ये। अब मिंत्रा का भी एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे क्या होता है, मिंत्रा पे जो कस्टमर्स है वही अपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसकी फोटो डालेंगे, उसका रिव्यू डालेंगे, तो वो क्या होगा, एक तरफ से वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा, तुम भी खरीदो। वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्लेस। लास्ट है 4 पीस। हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। अब है प्लेस। अब प्लेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है कस्टमर को, ताकि उसको बहुत आराम से मिल जाए, बहुत आराम से वो खरीद पाए उसे। ठीक है, तो हम पोटेंशियल बायर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाना हमारा टारगेट होता है इसमें। ठीक है, पोटेंशियल बायर्स जो खरीदने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ एक्चुअल बायर्स पे नहीं, पोटेंशियल बायर्स पे भी देखना है कि वैसे ना अगर 10 लोग आके देख रहे हैं तो उसमें से 8 ही खरीदेंगे, 2 नहीं खरीदेंगे, तो 2 को आप दिखाओगे नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको भी प्रोडक्ट दिखाना है हमें। आज नहीं खरीद रहे, कल नहीं खरीद रहे, परसों वो भी खरीद लेंगे अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो। ठीक है, यहाँ पे हमें टारगेट मार्केट की कंप्लीट नॉलेज लेनी है। अंडरस्टैंडिंग देम इनसाइड आउट विल हेल्प इन डिस्कवरिंग द मोस्ट एफिशिएंट पोजिशनिंग एंड ऑल्सो इंक्रीज द मार्केट शेयर। देखो, हमें पता चलेगा कि हमें प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, इससे ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। हमें पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में बिकने वाला है, तो हम नॉर्थ इंडिया में रखेंगे। साउथ में रख दोगे तो भाई सेल्स कैसे बूस्ट होंगी? नॉर्थ में रखेंगे तो हमारी सेल्स भी बूस्ट होंगी और ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज होएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे को प्लेस वाले में क्या करना है, सबसे पहले मार्केट को और कस्टमर को समझना है। ठीक है, उसके बाद हमें उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे उसको हम रखें कि जहाँ पे वो ज़्यादा बिकेगा। ऑनलाइन ज़्यादा बिकेगा, ऑफलाइन ज़्यादा बिकेगा, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बिकेगा, साउथ इंडियन में ज़्यादा बिकेगा, फीमेल ज़्यादा खरीदेंगी, मेल ज़्यादा खरीदेंगे। सारा का सारा चीज़ें हम समझते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को उस जगह पर रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कस्टमर को रीच आउट करना कैन बी डन थ्रू प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। ये पता है ना, आजकल आपको घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स ही है ये, वो किस में आ जाएगा, प्लेस में। उसके बाद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ 2 वर्ड्स आए हैं, क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या होता है, द चैनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ चैनल्स। चैनल को डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का एक चैनल होता है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको फिर मैनेज किया जाता है। ठीक है, कि पहले ये यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, यहाँ होगा, उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर, फिर उसको मैनेज किया जाता है। सेकेंड चीज आती है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा हमने, वो तो एक पेपर पे है कि प्लान किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, एक बढ़िया सा उसका ढांचा बना लेते हैं और फिर उसको मैनेज करना है हमें। ठीक है, वो हम सब कुछ लिख लेते हैं एक पेपर पे, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे हम एक्चुअल में वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू चैनल मेंबर्स विच आर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर। ये सारे बंदा बनाएगा, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर के पास आता है, रिटेलर के पास आता है, और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर। जितनी लंबी चैन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के पास, और उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। जितने भी वो चैनल के थ्रू होके आता है ना,
वो उतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोडक्ट। जैसा जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते हैं। 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। पहला क्या है, इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव एंड सेलेक्टिव। इंटेंस में क्या होता है, जब क्या होता है हमें उस प्रोडक्ट को हर एक पॉसिबल आउटलेट के ऊपर पहुंचाना। जैसे कोका कोला हर एक दूसरी दुकान पे आपको मिल जाएगी कोका कोला, कहीं भी चले जाओ आप, एयरपोर्ट पे हो, माउंटेन्स पे हो, पहाड़ों में या फिर नदियों में, या मतलब जिधर भी हो इंडिया में, कहीं पे भी हो, इंडिया की क्या पूरा वर्ल्ड में कोका कोला बिकती है। हर एक दुकान पे, हर एक जगह पर जहाँ पर वो कोका कोला को पहुंचा सकता है, कोका कोला वाले बिजनेस वाले ने पहुंचाया उसे। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक विच आर अवेलेबल थ्रू मल्टीपल आउटलेट टू इंश्योर इजी अवेलेबिलिटी टू कस्टमर। दूसरा एग्जाम्पल मैगी, मैगी भी हर दूसरी जगह मिल जाती है, इसलिए उसको बोला जाएगा इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना जहाँ जहाँ हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव। अब देखो भाई एक्सक्लूसिव लिखा है इन्होंने, एक्सक्लूसिव का मतलब है गिने चुने प्रोडक्ट्स। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मनीष मल्होत्रा का लहंगा। ठीक है, वो आपको हर दुकान पे नहीं मिलेगा, उसकी बहुत लिमिटेड जगह है, लिमिटेड आउटलेट्स है, वो वहीं पर मिलेगा, उसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे डिजाइनर वियर हो गया, हाई प्राइस ऑटोमोबाइल्स हो गए, कुछ ऐसी ऐसी कार्स और बाइक्स होती हैं जो किसी किसी आउटलेट पे मिलेगी, आपको हर जगह नहीं मिलेगी, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें वो कहाँ कहाँ बेचना है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ यहाँ बिकेगा, हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। इट इज़ अ मिडिल पाथ, ना वो इंक्लूसिव है ना वो एक्सक्लूसिव है, मिडिल पाथ लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एज अ फॉर्म सेलेक्ट सम आउटलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स। हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट विशाल मेगा मार्ट में बिकना चाहिए, बिग बाजार में बेचना चाहिए, डी मार्ट में नहीं बेचेंगे, रिटेल शॉप्स में नहीं बेचेंगे, एयरपोर्ट वाली शॉप्स में नहीं बेचेंगे। हम डिसाइड करते हैं हमारा प्रोडक्ट कहाँ बेचेगा। ना ही वो इंक्लूसिव अप्रोच है, ना ही वो एक्सक्लूसिव अप्रोच है, वो है सिलेक्टिव अप्रोच। वेयर द फर्म सेलेक्ट्स कि उसको, तो हमने लास्ट टॉपिक कर लिया था 4 P's, आज हम स्टार्ट करेंगे 4 C's से। हमारे 2 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, दैट इज 4 C's एंड 7 P's। ठीक है। 4 C's देखते हैं, फिर उसके बाद 7 P's देखेंगे क्या है। ठीक है। 4 C's क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ MM। मार्केटिंग मिक्स का कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडल है। कंज्यूमर को, आपको पता है कि आजकल कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 P's को दूसरा नाम दे दिया, दैट इज 4 C's, जो कस्टमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। तो ये कौन लेके आया है, लॉटरबोन लेके आया है, लॉटरबोन लेके आया है नया 4 C's। उसमें क्या क्या आता है, कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ठीक है। 4 P's टू 4 C's। अब देखते हैं प्रोडक्ट को हटा के क्या लेके आए हैं, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर वैल्यू। उसके बाद लेके आए हैं प्राइस को हटा के कॉस्ट, प्रमोशन को हटा के कम्युनिकेशन, प्लेस को हटा के कन्वीनियंस। तो सबसे पहला सी क्या है हमारा, कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर से आप क्या समझते हैं, देखो हम कुछ भी यहाँ पे कंज्यूमर लाए हैं हम प्रोडक्ट को हटा के। प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर को अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कीजिए, वही होता है प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने सेम ही चीज लिखी हुई है, बट यहाँ पे फोकस किस पे ज्यादा डाल देंगे, कंज्यूमर पे। ठीक है, कि मार्केटर किस पे फोकस कर रहा है, कंज्यूमर की नीड्स पे, कंज्यूमर की वांट्स पे, कंज्यूमर की डिमांड्स पे, और प्रोडक्ट वैसा ही डिजाइन करेंगे हम जैसा कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं, दैट इज कॉस्ट। अब समझते हैं हम कॉस्ट किसको हटा के आया, प्राइस को हटा के। तो हम कॉस्ट को समझते हैं। कॉस्ट में बेसिकली 3 कॉस्ट आएंगी। ठीक है। पहली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ये सारी की सारी टोटल कॉस्ट को हम मानेंगे और कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो इसका मैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कि आप ले लो एग्जाम्पल वाईफाई का। ठीक है। आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो उसकी कितनी कॉस्ट है, आप मान लो आप पे कर रहे हो 500 पर मंथ, 600 पर मंथ, तो वो हो जाएगी आपकी मंथली कॉस्ट, कॉस्ट टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट टू चेंज द प्रोडक्ट। आप मान लो आप अभी जो आपने वाईफाई लगवाया हुआ है, अब आप दूसरा लगवाना चाह रहे हो, तो जो दूसरा ये वाला वाईफाई हटा के दूसरा वाईफाई लगेगा, उसमें जो होता है जो बंदा लगाने आएगा तो वो आपसे कुछ चार्जेस चार्ज करेगा, आपका राउटर दूसरा लगेगा। तो ये सारी चीजें, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती हैं। अगर आप कोई भी वाईफाई चेंज करोगे तो आपको ये चार्जेस तो पे करने ही पड़ते हैं। मान लो 2000 रुपीज लग जाते हैं नया वाईफाई लगवाने में। तो हमें ये कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। एक हमारा वाईफाई है 500 पर मंथ लेता है, एयरटेल वाला 500 पर मंथ ले रहा है, जियो वाला 600 पर मंथ ले रहा है, या फिर हमारा वाईफाई जो है वो 800 पर मंथ है, दैट इज एयरटेल वाईफाई। ठीक है। एयरटेल वाईफाई इज 800 पर मंथ, जियो वाईफाई इज 500 पर मंथ। तो आपने लगवा रखा एयरटेल का, तो जो ये 300 रुपए का गैप है ना, आप ये भी कंसिडर करोगे जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है। क्या क्या चीजें आ गई, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ऑफ चेंज द प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ऑफ नॉट चूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है सी हमारा कम्युनिकेशन।
अब आपको पता है कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना कि उस कौन सी नीड्स आपकी वो सेटिस्फाई करेगा, और हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम्युनिकेशन आया है प्रमोशन को हटा के। लॉटरबाउन कहता है कि भाई प्रमोशन जो होता है ना वो मैनिपुलेटिव होता है, उसमें आधी से ज़्यादा बातें झूठी होती हैं, वो प्रोडक्ट को बस बेचना चाहते हैं। बट जो कम्युनिकेशन होता है वो कोऑपरेटिव होता है, उसमें सच्चाई ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन किसके बीच में होती है? मार्केटर और कंज्यूमर के बीच में। किसके बीच में होती है? मार्केटर और कंज्यूमर के बीच में। उसके बाद लिखा है कंज्यूमर इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, एनी मेथड दैट कैन बी यूज टू एनकरेज। आप देखो वही प्रमोशन वाली चीज़ें यूज होंगी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या करना है हमें? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, टाइमली देनी है और प्रॉपर देनी है। कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? मार्केटर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। वही चीज़ इन्होंने फिर से लिखी है। तो चलो आगे देखते हैं हम। दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किस चीज़ का होना चाहिए? देखो हमने कन्वीनियंस आया है प्लेस को हटा के। ठीक है, प्लेस में हमने क्या पढ़ा था कि कस्टमर जहाँ पर है वहाँ पे प्रोडक्ट को पहुँचाओ, राइट? दिस वाज द पॉइंट। यहाँ पर भी वही है कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करो उसको। कन्वीनियंस इन रीचिंग टू द स्टोर एंड प्रोडक्ट एज ऑफ बाइंग, वो आराम से खरीद पाए उस प्रोडक्ट को, उसको बहुत आराम से कस्टमर इन कन्वीनियंस इन गेटिंग द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाए, प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए, आराम से वो खरीद पाए, तो उसको एक हमें आराम प्रोवाइड कराना है। ठीक है, दैट इज कन्वीनियंस। कौन से पीस पढ़ लिए हमने? क्या क्या पीस पढ़ लिए हमने? दैट इज कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए? कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। कस्टमर वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था कि हमें कस्टमर की नीड्स, वांट्स, डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। ठीक है, कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था? 3 कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट हमें लेनी है। टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट यूजिंग द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। उसके बाद आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में हमने पढ़ा था कि कस्टमर को बहुत आसानी से, आराम से क्या मिल जाए? प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट मिल जाए, उसको बाइंग में एज मिल जाए, एज ऑफ बाइंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन इज सेम एज प्रमोशन, यहाँ पे हम यूज करते हैं, बट इसमें कम्युनिकेशन कैसी होती है? कोऑपरेटिव, और प्रमोशन कैसा होता है? मैनिपुलेटिव। कम्युनिकेशन इज बेटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा था कम्युनिकेशन किसके बीच में होगी? मार्केटर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। और इसमें लिखा था हमें कैसे प्रोवाइड करना है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन को? प्रॉपर, एक्यूरेटली एंड टाइमली, टाइम पर प्रॉपरली और एक्यूरेटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम, दैट इज सेवन पीज, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आर यू गाइस हैप्पी? हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मार्केटिंग मिक्स क्या है? हमने अभी जो पढ़ा था वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है मशीनों से, फैक्ट्रीज में बनता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस जो है उसमें क्या होता है? एडिशनल 3 पीस आ जाते हैं। और कौन लेके आया ये एक्स्ट्रा 3 पी? दैट इज बूम्स एंड बिटनर। बूम्स एंड, मैं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूँ बच्चे और ज़्यादा पढ़े, इसलिए बूम्स एंड बिटनर, उसने अपना नाम रखा बूम्स एंड बिटनर। बहुत कड़वा इंसान था, बहुत बिटर इंसान था, वो लेके आया मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विस सेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कहता है ट्रेडिशनल पी के साथ, ट्रेडिशनल 4 पी क्या थे हमारे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके अलावा भी 3 एडिशनल एलिमेंट्स होंगे। पहला है फिजिकल एविडेंस, उसके बाद है पार्टिसिपेंट, उसके बाद है प्रोसेस। ये 3 पीस और होंगे। अब ये 3 पीस क्यों आए एडिशनल? ताकि डिफरेंस कर पाए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच में। सर्विस सेक्टर अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट मिलेगा और सर्विस सेक्टर में हमें क्या मिलेगा? सर्विस सेक्टर में हमें सर्विसेज मिलती हैं, जैसे बैंकिंग की, अकाउंटिंग की, इंश्योरेंस की, वो होती है सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे देखते हैं 7 पीस ऑफ द सर्विस मार्केटिंग सेक्टर। इसमें क्या है? द कंज्यूमर सर्विस फॉर अ सर्विस फर्म कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू प्री परचेज एंड पोस्ट परचेज एलिमेंट। देखो हमने जब पहले मार्केटिंग पढ़ी थी उसमें हमारा था कि कस्टमर जो है खरीदने से पहले एक प्रोडक्ट की वैल्यू लगा लेता है, कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, वहां से हम कस्टमर वैल्यू निकाल लेते हैं। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर एक्सपीरियंस करता है, कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है यूज करने के बाद। तो एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोल देते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट? तो वहां पे हम प्री परचेज और पोस्ट परचेज को डिवाइड कर पा रहे हैं, बट सर्विस सेक्टर में क्या होता है? हम ये डिवाइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन सर्विस का एक साथ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको टीचर, मैं पढ़ा रही हूँ और आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं आप बाद में पढ़ोगे, आप साथ के साथ पढ़ रहे हो, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों क्या होता है? एक ही टाइम पे होता है। एग्जाम्पल में हमने वही लिखा रहेगा, टीचर पढ़ा रही है और स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं? पढ़ रहे हैं।
टीचर यहाँ से टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, एक ही टाइम पे चल रही है। तो ये बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, तो आप प्री परचेज और पोस्ट परचेज को नहीं कर सकते डिफरेंस। उसके बाद चलते हैं, और प्री परचेज और प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस है, कस्टमर का कुछ एक्सपेक्टेशन है और कस्टमर का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा है उसका जो डिफरेंस है, अगर उसको कम करना चाहते हो ना आप, तो आपको 7 Ps लगाने पड़ेंगे ताकि आपके कस्टमर जो हो वो लेस डिसअपॉइंट हो। जितना एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस में डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। मोर द गैप, मोर नंबर ऑफ डिसअपॉइंटेड कस्टमर रिजल्ट्स इन लोअरिंग द ब्रांड इमेज। और जितने डिसअपॉइंटेड कस्टमर होंगे हमारी क्या होगा, ब्रांड इमेज उतनी ही खराब होगी, लोअरिंग द ब्रांड इमेज, राइट। तो इस गैप को कम करने के लिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर के एक्सपीरियंस के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए आपके नया कॉन्सेप्ट आएगा 7 Ps, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। अब 7 Ps में प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सर्विसेज आर परफॉर्मेंसेस, प्रोसेसेस, डीड्स, ठीक है। क्यों क्या होती हैं ये, परफॉर्मेंसेस, प्रोसेसेस, डीड्स। और ये कैसी होती है, इनविजिबल होती है, हम इन्हें देख नहीं सकते, नॉट विजिबल। जैसे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वैसे परफॉर्मेंसेस को नहीं देख सकते। तो क्या लिखा हुआ है पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर नॉट विजिबल बिकॉज दे आर परफॉर्मेंसेस रेदर देन ऑब्जेक्ट्स, राइट। और यूनिफॉर्म क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी इज रेयरली पॉसिबल। इंटेंजिबिलिटी की वजह से क्या होता है, फर्म को डिफिकल्टी होती है ये समझने में कि कस्टमर कैसे उसे परसीव करेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टू डेवलप अ गुड कस्टमर सर्विस, द सर्विस मार्केटर शुड फोकस ऑन टेंजिबल क्यूज एंड ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। अब टेंजिबल क्यूज से ही कहना चाहते हैं कि जैसे हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज टेंजिबल है उसको नोटिस करना, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है सर्विस मार्केटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैकडी ले लेते हैं हम, मैकडी अपनी सर्विसेज पे तो उतना फोकस नहीं कर सकता, मतलब वो सर्विसेज पे कैसे कस्टमर परसीव करेगा वो नहीं देख सकता, बट वो टेंजिबल क्यूज पे तो फोकस कर सकता है। वो फोकस कर सकता है कि उसका जो वेन्यू है वो बहुत अच्छे से हो, वहाँ पर सफाई हो, और एक आई एम लविंग इट का वो ऐसे अट्रैक्टिव चीजें बनाए जो वो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करे, राइट। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। उसके बाद लिखा है दिस कैन बी डन बाय, कैसे कर सकते हैं हम ये, कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय, एक मिनट, दिस कैन बी डन बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू द कस्टमर द फीचर ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। अब जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कस्टमर को क्या क्या फायदे होंगे और आपकी सर्विसेज की क्या क्या फीचर्स है, आप कस्टमर को बताइए, ठीक है, ये कर सकते हो। अब एग्जाम्पल में दे रखा है आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, बैंकिंग सर्विसेज देता है, तो सर्विसेज है इनका प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या क्या है, कार्ड्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, कस्टमर सर्विस, डिपॉजिट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग। तो हमने पढ़ लिया 7 Ps में प्रोडक्ट क्या होगा, सर्विसेज होगा। सर्विसेज क्या होती है, परफॉर्मेंसेज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, डीड्स होते हैं। कैसी होती है नेचर में, इनविजिबल होती है, उसकी इंटेंजिबिलिटी की वजह से हम नहीं समझ पाते कि कस्टमर उसको कैसे परसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था कि जो सर्विस मार्केटर है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, टेंजिबल क्यूज पे, टेंजिबल चीजों पे फोकस करना चाहिए। क्यों, और वो कैसे कर सकता है ये, बाय कम्युनिकेटिंग, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके अपनी सर्विसेज के फीचर्स बता के। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो होगा हमारा प्राइस। अब हमें करनी है प्राइस सेटिंग, सर्विसेज हो गई, प्राइस सेटिंग। अब हमें पता है यार, देखो सर्विसेज कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है नेचर में, हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 सैलून है आपके सामने, एक सैलून पे हेयर कट का प्राइस लिखा हुआ है, आप मान लो आपको यू कट कराना है, उसका प्राइस लिखा हुआ है 500 और दूसरी जगह यू कट कराना है वहाँ लिखा हुआ है 800। तो अब प्राइस के बेसिस पे, आपको और कुछ नहीं पता, आपको पता है यू कट सर्विस है और प्राइस है 500 800, तो आप प्राइस के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है, राइट। तो क्योंकि आपको और कुछ तो पता ही नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू इंटेंजिबल नेचर ऑफ सर्विस, सर्विस के इंटेंजिबल नेचर की वजह से प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर बन जाता है इन कंडीशन वेयर अदर इन्फॉर्मेशन आर अनअवेलेबल। जहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो एक प्राइस ही अवेलेबल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल में मैंने वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला, हेयर कट हमें कराना है 3 लेयर्स वाला, सलून 1 कह रहा है 500, सलून 2 कह रहा है 800। तो अब हम सिर्फ प्राइस देखें तो सोचेंगे कि हम जो महंगा वाला बंदा है ना वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसके बेसिस पे ही हम सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इट इज एसेंशियल दैट द सर्विस फर्म प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, देयरबाय गेट एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। अब क्या करना है हमें, कस्टमर के दिमाग में ये डालना है कि हम वो सेम सर्विसेज, सेम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सेम फीचर्स ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे एट द लोअर प्राइस। इससे क्या होगा, हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा सेल्स हमारी होंगी। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में सलून 1 लिख रहा है 500 और सलून 2 लिख रहा है 800। अब दोनों ही क्वालिटी मान लो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसके पास ज्यादा कस्टमर जाएंगे, सलून 1 के पास।
इन द केस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ सर्विसेज लाइक मेडिकल और लीगल सर्विसेज, प्राइस इज द डिसाइडिंग फैक्टर बिकॉज द कस्टमर मेक्स अ फाइनल चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एट विच सर्विसेज ऑर्डर। वही लिखा हुआ है कि देखो प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब हमारे को पता है कि सेम सर्विस लेनी है हमें, तो हम प्राइस ही दिमाग में लेके चलेंगे कि हाँ भाई इसके 500 में दे रहे हैं, 800 में दे रहे हैं। अब हमें देख लगता है कुछ कस्टमर ऐसा परसीव करते हैं कि भाई 500 में वही सेम चीज मिल रही है, कुछ परसीव करते हैं कि वो 800 में दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये सब कुछ कस्टमर की परसीविंग है, राइट। कस्टमर क्या सोचता है, परसीव मतलब सोचना। तो प्राइसिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं हो जाता है जब हमारे को नहीं पता और कुछ उसके बारे में, सिर्फ सर्विस का नाम पता है, उसका प्राइस पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है बिग बाजार। बिग बाजार का ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर अचीव करना है। मैक्सिमम मार्केट शेयर अचीव करना है तो वो क्या करता है, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज लगाता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाता है वो। आप देखोगे दिवाली के आसपास कुछ सेल लगा देता है और 4969 राउंड ऑफ करके अमाउंट नहीं लिखा होता, ऐसे 4969 लिखा होता है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। और एक होता है वैल्यू प्राइसिंग, हर दिन लोअर प्राइस, हर दिन लोअर प्राइस, एवरीडे लो प्राइसिंग। वो कहता है कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा कम प्राइस में प्रोडक्ट मैं अवेलेबल कराता हूँ, लोएस्ट प्राइस टू द कस्टमर। और वो क्या यूज करता है, बंडलिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्बो पैक्स होते हैं बिग बाजार में कि 4 नमकीन एक साथ पैक कर दी या 3 बिस्किट साथ में पैक कर दिया। अब अगर हम एक बिस्किट खरीद रहे हैं तो वो 30 रुपीज़ का है, और 3 बिस्किट लें एक साथ कॉम्बो में तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है 70 रुपीज़ में, हमें 20% का डिस्काउंट हो जाता है। और जो हमारा बिग बाजार है उसकी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, ये होता है कॉम्बो पैक्स बंडलिंग। तो चलो 3 हमने पढ़ी बिग बाजार में क्या क्या। वैल्यू प्राइसिंग, जिसमें वो क्या करता है, कस्टमर को सबसे कम प्राइस पे प्रोवाइड कराएगा। प्रमोशनल प्राइसिंग में वो साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग देता है, 49, 59, 69 में प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में क्या आता है चीज़ें कि भाई 49 को ना वो 40 रुपये समझता है, 50 रुपये नहीं, चाहे वो 50 रुपये हो, 1 रुपये का डिफरेंस है वहाँ, बट साइकोलॉजिकल दिमाग से खेलता है। ठीक है, उसे कहते हैं कि अगर कोई हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है कि 12,999 तो हम उसे 12,000 पढ़ेंगे, 13,000 नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो 13,000 के ज्यादा क्लोज है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बंडलिंग। बंडलिंग हमने देख लिया, कॉम्बोज बना के देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है कि पीक आवर्स के अकॉर्डिंग अलग प्राइस है और नॉन पीक आवर्स के अकॉर्डिंग अलग टाइम है। मान लो सुबह रात को 10 बजे है और अब स्टोर बंद होने वाला है, तो जो आखिरी का आधा घंटा होता है वो उसमें ना कम प्राइस लगा देते हैं कि भाई उनकी सेल्स बढ़ जाए पर डे वाली। ठीक है, पर डे मैक्सिमम मार्केट शेयर चाहिए तो मैक्सिमम सेल्स करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नॉन पीक आवर्स में अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, प्राइसिंग थोड़ी लो कर देते हैं। वो हो जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, पीक आवर्स में अलग, नॉन पीक आवर्स में अलग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्लेस। नेक्स्ट पी क्या है हमारा, प्लेस। प्लेस में क्या होता है, देखो यार परफॉर्मेंसेस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। सप्लाई और डिमांड पे बैलेंस रखना बहुत डिफिकल्ट है परफॉर्मेंसेस में, क्योंकि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। वो तो आके बोल देगा कि भाई 10 लड्डू दे दो, तो आप लड्डू निकाल के दे दोगे अगर आपने स्टोर करके रखे हैं, बट वो कहेगा कि 10 लेक्चर्स लगा दो, तो उस टाइम पे नहीं हो सकता, वो स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, और सर्विस क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सर्विसेज क्या है, परफॉर्मेंस है जो स्टोर नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक है, ड्यू टू विच ऑफरिंग सर्विसेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस करना काफी टफ हो जाता है। अ सर्विस फर्म मस्ट मेक साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई टू अचीव अ क्लोजर मैच बिटवीन टू। इन दोनों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में मैच करने के लिए सर्विस फर्म को कुछ ना कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं साथ ही साथ, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है एट द सेम टाइम एडजस्टमेंट्स करते हैं डिमांड और सप्लाई में, ताकि वो अपना एक उन दोनों को मैच कर पाए, उनके बीच का गैप कम कर पाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, मल्टी साइट्स लोकेशंस। अ फर्म कुड चूज मल्टी साइज लोकेशंस टू मेक सर्विस मोर रीचेबल टू द यूजर्स। यूजर्स के लिए वो सर्विसेज और रीचेबल हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, मल्टी साइट लोकेशन यूज करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि हम डोमिनोज ले लेते हैं। डोमिनोज से अगर आपको पिज्जा ऑर्डर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हो, कॉल पे भी कर सकते हो, मैसेज पे भी कर सकते हो। डाइन आउट के लिए उनके जो खुले हुए हैं, डाइन आउट पे जा सकते हो आप, उनके इतने सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, इतने सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं डोमिनोज के, आप वहाँ जा सकते हो। और वो क्या लिखते हैं, ऑर्डर पिज्जा गेट इट डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स, अदरवाइज इट्स फ्री। ठीक है, वो कह रहे हैं ऑर्डर करो हमारे से पिज्जा, 30 मिनट में हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। जितनी डिमांड है, बच्चे को पिज्जा खाना है तो वो 30 मिनट में उसके घर पहुंचा रहे हैं। तो ये है डोमिनोज का प्रोसेस टू डिक्रीज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। इसको बोला जाएगा प्लेस। प्लेस में हमें क्या करना है, सर्विसेज क्या होती है, स्टोर नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना है, डिमांड और सप्लाई का गैप कम करना है। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, मल्टी साइट लोकेशंस को ओपन करके, जिससे कि कस्टमर के पास वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाए। इसका एग्जांपल हो गया डोमिनोज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोशन।
प्रमोशन में क्या होता है, देखो प्रमोशन हमने बहुत सारे पढ़े थे, 4 पढ़े थे हमने, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और 4 पढ़े थे। तो एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था लास्ट में, वर्ड ऑफ माउथ। सर्विसेज के केस में वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्विसेज के केस में वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि भाई डोमिनोज की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप वो ज़्यादा सुनोगे। ऐड तो यार जो आती है, ठीक है, उससे हाँ इम्पैक्ट आता है, बट जो वर्ड ऑफ माउथ से इम्पैक्ट आता है वो उससे नहीं आता। ठीक है, क्या लिखा है, दैट the service marketer should constantly work towards developing word of mouth communication apart from using regular advertising। रेगुलर एडवर्टाइजिंग के जो 4 पढ़े थे उनको ना यूज करके वर्ड ऑफ माउथ यूज करें। ठीक है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कस्टमर इन अ लैंग्वेज दे कैन बेस्ट अंडरस्टैंड, स्पेशली इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज करो जिससे कस्टमर को ज्यादा समझ आए, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करो। ठीक है, और क्या लिखा है, पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स। जो आपने सर्विस ले लिया, आप मान लो एक सलून में गए, वहाँ पे हेयर स्पा करा के आए, अब आके आप जो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बता रहे हो, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो आप अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा ही। ठीक है, रिटेन ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ऑलरेडी रिटेन्ड क्योंकि तुमने इतना अच्छा उसको एक्सपीरियंस दिया है। और सेकेंड चीज़ है कि वो खुद तो आएगा ही, अपने रिश्तेदारों को और लेके आएगा, दोस्तों को और लेके आएगा, तो वो होता है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। तो हमारे प्रमोशन में हमने क्या पढ़ा, कि वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। वर्ड ऑफ माउथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोशन ऑफ सर्विसेज के केस में। और यहाँ पे हर उस लैंग्वेज में बोलो जिस लैंग्वेज में कस्टमर को समझ आता है। कस्टमर से लैंग्वेज दे कैन बेस्ट अंडरस्टैंड, जो लैंग्वेज वो बेस्ट अंडरस्टैंड करेगा उस लैंग्वेज में बोलो। और पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ का खेल है सारा का सारा। ठीक है, इससे क्या होगा, रिटेन तो होंगे पुराने कस्टमर, न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दैट इज फिजिकल एविडेंस। इसका एग्जाम्पल तो है, आप लोग कैफेज में जाते हो, पार्टीज करते हो, आजकल तो बच्चे कैफेज में जाके पार्टी करते हैं। हम तो भाई ऐसे ही चाउमीन खा लेते थे, मोमोज खा लेते थे या टॉफीज बांट देते थे, ये पार्टी भी होती थी हमारी। तो आप लोग तो बड़े अमीर हो, कैफेज वैफेज जाते हो, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है कैफेज, एग्जाम्पल इज कैफेज। कैफेज आजकल कैसे चाहिए सबको, एस्थेटिक। तो फिजिकल एविडेंस ये कहना चाहते हैं एस्थेटिक। ठीक है, एक ऐसा होना चाहिए फिजिकल एविडेंस एस्थेटिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखो एक अच्छी सी जगह बैठे हो, एस्थेटिक कैफे में बैठे हो, तो आप लोग वेट कर लेते हो कि हाँ चल ठीक है, आ रहा है ऑर्डर आ रहा है। आप सोचो आपको गंदा सा इन्वायरमेंट दे रखा है, मक्खियाँ हो रखी हैं वहाँ पे, और सिटिंग एरिया भी नहीं है, खड़े होकर ही वेट करना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, आपका एक्सपीरियंस बेकार होगा। और जहाँ पे आपको एस्थेटिक सा कैफे दे रखा है, अच्छी अच्छी चेयर्स है, कंफर्टेबल सा सोफा लगा हुआ है, वहाँ बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वो लिखा हुआ है इन्होंने। सर्विसेज में फिजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए रीड करते हैं। फिजिकल एविडेंस लाइक द इन्वायरमेंटल सराउंडिंग ग्रेटली इफेक्ट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विस। अब आप एस्थेटिक कैफे में जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और अच्छी होती है कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बहुत सफाई से बना होगा। लेकिन आप किसी वैसे जा रहे हो रोड पे, जो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सफाई उतनी नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको जरूरी नहीं सिटिंग एरिया मिलेगा, वेटिंग एरिया मिलेगा, वहाँ पे आपको कह देगा साइड में खड़े हो जाओ भैया, बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है, कस्टमर की सर्विस पे भी इम्पैक्ट आता है इससे। सर्विस कैन बी रीडली डिस्प्लेड, अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड सो एज टू हेल्प द कस्टमर डेवलप अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ द सर्विस। देखो जब तक हमारा ऑर्डर आएगा हम क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से पोस्टर्स लगे हैं, कौन कौन सा पेंट हो रखा है, और मेन्यू में और क्या क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर जब वेट कर रहा है तो वो ये सब देख रहा है। तो ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में एक पॉजिटिव ओपिनियन बनना चाहिए, नेगेटिव ओपिनियन नहीं बनना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, पॉइंट क्या लिखा है हमारा, पीपल वुड नॉट लाइक टू वेट इफ द सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। लोग वेट करना पसंद नहीं करेंगे जब सराउंडिंग अच्छा ना हो। तो देखो ये तो आप लोग खुद भी समझते हो, अगर आपको ऐसी जगह पे वेट करना पड़ रहा है जहाँ पे अनप्लीजेंट सी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और ऐसे कूड़ा बिखरा हुआ है या मक्खियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे वेट करना पसंद नहीं करोगे। एक एस्थेटिक कैफे में बैठ के वेट कर लोगे अपने ऑर्डर का, है ना। ये डिफरेंस होता है। और उसके बाद क्या लिखा है, कस्टमर कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय स्मॉल चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ सर्विस फैकल्टी और इवन द एब्सेंस ऑफ क्लीन साइन बोर्ड्स। मान लो आप किसी मार्केट में गए, वहाँ पे आपको क्लीन साइन बोर्ड्स ही नहीं दिख रहे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अगर आपको इधर जाना है तो इधर चले जाओ, उधर जाना तो अगर आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपको कहाँ जाना है किसी एरिया में, तो आप वहाँ दूसरी पर जाओगे नहीं कि भाई मुझे जाना ही नहीं है, मुझे वहाँ समझ ही नहीं आता किधर क्या करना है। तो कस्टमर बहुत जल्दी टर्न ऑफ हो जाते हैं, बहुत जल्दी कह देते हैं भाई मुझे जाना ही नहीं है, वहाँ बेकार है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये है फिजिकल एविडेंस। फिजिकली जो चेंजेस हो सकते हैं आपके आसपास कस्टमर को, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। इन्वायरमेंटल सराउंडिंग, फिजिकल एविडेंस से कहना चाह रहे हैं इन्वायरमेंटल सराउंडिंग। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ ये क्या क्या 4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, फिजिकल एविडेंस से क्या कहना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो सर्विसेज को लेके हैं वो इम्पैक्ट करती है। आप अपने दिमाग में कैफे लेके चलो, आप कैफे में घुसे तो आप कैफे को देख रहे हो, तो कैफे के सराउंडिंग से आपका एक एक्सपीरियंस, एक सर्विस का एक्सपेक्टेशन आ जाता है दिमाग में। फिर आप लोग क्या करते हो, वेट करते हो वहाँ पे। तो वेट करना, आप तभी वेट करोगे जब वहाँ पर आपको
कंफर्टेबल लगेगा, अनप्लीजेंट सराउंडिंग ना हो, अनप्लीजेंट सराउंडिंग ना हो। आपको मेन्यू मिलेगा ऑर्डर करने के लिए, तो आपको पता है कि एक होता है ना कि मेन्यू ही नहीं दे रहा, वो बंदा ऐसे बोल रहा है ये मिलता है मेरे यहाँ, तो आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा, आप अगली बार जाओगे नहीं। तो वो हो जाएगा क्लीन साइन बोर्ड्स, ठीक है, साफ साफ आपके दिमाग में आपको साफ साफ बताया जा रहा है यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, ठीक है, वो होता है क्लीन साइन बोर्ड, कम्युनिकेशन क्लियरली हो रहा है कस्टमर के साथ। और ऐसा जब तक कस्टमर वेट कर रहा है ना, वो क्या करेगा, इधर उधर चीजें देखेगा, तो वो जब उस टाइम पे देख रहा है तो कस्टमर के दिमाग में कर रहा है, एक ओपिनियन बना रहा है कि हाँ भाई अच्छा ही होगा, हम ऐसे बैठे बैठे देखते हैं ना भाई, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे वो भी है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, तो वो उस टाइम पे उसके दिमाग में पॉजिटिव ओपिनियन बनना चाहिए। 4 चीजें हो गई। पहली चीज क्या पढ़ी हमने, आपने एंट्री ली कैफे में, तो सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, जैसे सराउंडिंग होगा उससे आपका एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन सर्विस को लेके बढ़िया हो जाता है, ठीक है, बढ़िया या बेकार, ठीक है, कुछ भी जाता है, हम घुसते ही कहते हैं यार पता नहीं कैसा खाना होगा यहाँ का, है ना, हम एक ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। फिर हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के लिए क्या मिलेगा हमें, मेन्यू, मेन्यू नहीं है तो इसका मतलब है क्लीन साइन बोर्ड नहीं है, तो हम वहाँ पे ऑफ हो सकते हैं कि चल यार मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हो सकता है, अब आप वेट कर रहे हो तो आप एक ओपिनियन बना रहे हो अपने दिमाग में कि ये जगह ऐसी है वैसी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज हो जाएगी कि जो जहाँ पर आप वेट कर रहे हो वो एरिया कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं आ रही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल। देखो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, इंसान प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स भी इंसान है। आपको बहुत ज़्यादा टीम हायर करनी पड़ती है, तो आपको कैसी टीम हायर करनी है, राइट टीम हायर करनी है। जैसे कि आपने रिसेप्शनिस्ट बताई है तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करनी आनी चाहिए, तो वो कस्टमर को समझा पाए। अगर आपका मान लो हरियाणा में है होटल, ठीक है, अगर हरियाणा में होटल है तो भाई हरियाणवी बोलनी आनी चाहिए, वो झुकर कुकर करके ही बात करते हैं, उनको वही समझ आता है। तो आपको एरिया के अकॉर्डिंग, अब गुजरात में आपने खोला तो वहाँ पे गुजराती बोलनी आनी चाहिए रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है। तो कैसा स्टाफ है आपका वो आपको देखना है, ठीक है। स्टाफ, पीपल से कहना चाह रहे हैं स्टाफ या फिर कस्टमर। अगर हमारा स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छा है टेक्निकली भी, और सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्टेडली बात करता है, तो हम ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, कस्टमर जो है वो उसको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। उस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। अगर मान लो कहीं पे सर्विसेज बहुत अच्छी है बट उसका स्टाफ अच्छा नहीं है, आपसे स्टाफ बदतमीजी करते तो आप दूसरी बार वहाँ नहीं जाओगे, राइट। तो 7 P's में एक पी पीपल भी है, क्योंकि सर्विसेज में पीपल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर लेबर इंटेंसिव। आपको पता है सारी सर्विसेज जो होती हैं, सारी तो नहीं बट आप कह सकते हो मोस्टली लेबर इंटेंसिव होती हैं, स्टाफ के ऊपर फर्क पड़ता है। द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड द कस्टमर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। एक जो बंदा, मान लो आप सैलून गए हो, एक जो बंदा आपका मेकअप कर रहा है या आपका हेयर कट कर रहा है, और एक हो गए आप, 2 लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ठीक है। उन दोनों पे डिपेंड करता है कि कैसी कस्टमर सर्विस होगी। कभी कभी ना कस्टमर ही बेकार आ जाता है, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, बीच बीच में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, ये कहीं ना हम भी जो सर्विस दे रहे हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं अगर कस्टमर खराब हो तो, ठीक है। तो दोनों के बिहेवियर से फर्क पड़ता है कि सर्विस एक्चुअल में कैसी होने वाली है लास्ट में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में तो सिर्फ ये कि वो सही लोगों को हायर करे। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हायर राइट पीपल को हायर करो, उनको ट्रेन करो ताकि उनकी स्किल्स इनहांस हो, और उनको बढ़िया से पैसे दो भाई, ऐसा ना हो कि वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बार बार, अपने पास उन्हें भी रखना है आपको। और क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप हेयर कट कराने जा रहे हो तो आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट, आपके बिहेवियर से भी आपके सर्विस पे इम्पैक्ट आएगा, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका हेयर कट कर रहा है, उससे भी इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों के अंदर एक क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल डिपेंडेंस आएगी। टोटल सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस आती है। अगर डिससेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो एम्प्लॉय को इम्पैक्ट करेगा, और अगर अनट्रेन्ड स्टाफ है तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। दोनों का दोनों म्यूचुअल डिपेंडेंस होने की वजह से कस्टमर जो सर्विस को परसीव करने वाला है, सोचने वाला है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट, प्रोसेस। देखो सर्विस क्या प्रोवाइड होगी और सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी, दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेबल है। सर्विस क्या प्रोवाइड होगी, मान लो आप गए बैंक में तो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड होगी, राइट। बट कैसे प्रोवाइड होगी, अगर आप मान लो आपको एक अकाउंट ओपन कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो भी डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस बहुत लेंथी है और कस्टमर को नहीं समझ आ रहा तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपनी सर्विस की क्वालिटी को खराब कर रहे हो, ठीक है। आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को अगर लेंथी प्रोसेस है, उसको समझ ही नहीं आता कैसे क्या करते हो, तो वो शायद आपके पास सेकेंड टाइम ना आए, और शायद फर्स्ट टाइम में भी वो कहते हैं आप रहने दो, मैं कहीं और अकाउंट ओपन करा लूंगा। तो द क्वालिटी और द हाउ ऑफ सर्विस डिलीवरी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में आप सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो बहुत डिपेंड करता है। अगर आप सलून गए, आपने 8 बजे की बुकिंग कराई थी, और सोचो आप 10 बजे तक वहीं बैठे हुए कोई आपके पास नहीं आ रहा, कोई आपको टी कॉफी तक नहीं पूछ रहा, इतनी देर से आप वेट कर रहे हो, तो आप कहोगे बेकार है,
ठीक है, उनका प्रोसेस खराब है, आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हो वो बदतमीजी कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, उससे भी बहुत इंपैक्ट आएगा। द पास्ट एक्सपीरियंस विद द सर्विस ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, एज इन केस अ कस्टमर हैड अ बैड एक्सपीरियंस, कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस हो गया तो उससे विद द सर्विस ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन पे कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, इट विल इन्फ्लुएंस हिज और फ्यूचर परसेप्शन ऑफ द सर्विस। देखो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं सलून वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने एक बुकिंग कराई कॉल पे आपने बुकिंग करा दी और वो कह रहे हाँ हाँ ठीक है हो गई बुकिंग, हो गई ये वो, और आपको आपने 4 बजे बुकिंग कराई शाम को और आपको रात को 8 बजे मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बैड एक्सपीरियंस आया है, तो आपने वो कह दिया चलो कोई बात नहीं कल जाके देखते हो। आपने सुबह 8 बजे की बुकिंग कराई थी, आप 8 बजे वहाँ पहुँच गए, आपने रिसेप्शन पे बात करी, रिसेप्शन पे आपने बताया कि भाई मैंने इसे 4 बजे बुकिंग कराई थी और ये है, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है बैठ जाओ जाके, उसने या फिर उसने आपके साथ बदतमीजी कर दी। ठीक है, तो आप शायद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ही नहीं। ठीक है, उसने कहा कि आप 10 मिनट्स के लिए वेट कर लो, या अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो आप नेक्स्ट के लिए सोचोगे, आप सोचते हो या तो आप सोच लोगे वहीं पे कि ये रिसेप्शन इतनी बेकार है तो पता नहीं सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करेंगे। तो हर प्रीवियस ओकेजन की वजह से जो फाइनल सर्विस प्रोवाइड होने वाली है ना, उसका हम कहीं ना कहीं कस्टमर एक दिमाग में सोच लेता है कि यार बेकार है, यहाँ तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हर एक चीज़ इम्पैक्ट करती है कितने अच्छे से आपका प्रोसेस स्मूथली चला है या नहीं चला। आपने देखो अगर आप गए, ठीक है, आपने बुकिंग करी, 5 मिनट में आपको मेल आ गई या व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि हाँ आपकी 8 बजे की बुकिंग है, 8 बजे तक आप वहाँ पहुँच गए, आपने रिसेप्शनिस्ट से बात करी, रिसेप्शनिस्ट ने जाके उस रिसेप्शनिस्ट ने आपको कहा कि आप 5 मिनट वेट करो, उस 5 मिनट में वो अंदर गई, उसने अंदर जाके इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे आए हैं, और 5 मिनट में आप अंदर चले गए, वहाँ आपका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, टी कॉफ़ी ऑफर हुई, आपने वो पी, उसके बाद आपका हेयर कट हुआ। जब आपका हेयर कट हो रहा था तो बहुत प्लीजेंट से सॉन्ग्स बज रहे थे, ये सब होने के बाद हेयर कट हो गया, आप बाहर आए, आपसे फीडबैक लिया गया, फिर आपसे पेमेंट ली गई, तो ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस चला, आप बहुत अच्छे से घर आए और आप सर्विसेज से भी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, और मान लो आप या इस प्रोसेस में मान लो आपने जब बुकिंग करी तभी तमाशा हो जाए, कुछ बदतमीजी कर दे वो, तो आप शायद नेक्स्ट स्टेप करोगे ही नहीं। फिर आप मान लो अगर आप बुकिंग कर लिया आपने, आप रिसेप्शनिस्ट से बात करो, उसने बदतमीजी कर दी, तो आगे जाके सर्विस का भी हम कहीं ना कहीं एक दिमाग में सोच लेते हैं। राइट, ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस से पास्ट बैड एक्सपीरियंस से हमारा आगे का भी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं। कस्टमर्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू ट्रेन द फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज, जो आगे एम्प्लॉयज बैठे हैं उनको सिखाओ भाई कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कस्टमर के साथ आपको रहना है, ताकि क्योंकि उनके बिहेवियर से क्या होता है आगे की पूरी सर्विसेज इम्पैक्ट होती है। इसलिए तो यार आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो इसलिए ही होती हैं, उनको पूरा सिखाया जाता है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है। क्योंकि क्या होता है उनके एक्शन और बिहेवियर से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर का ओपिनियन ऑर्गेनाइजेशन को लेके और जो सर्विस प्रोवाइड होगी उसको लेके भी। अगर हमारे साथ रिसेप्शनिस्ट बदतमीजी कर देता है तो हम पूरे के पूरे होटल को, पूरे के पूरे सलून को जज कर लेते हैं। कस्टमर ऐसे ही होते हैं, राइट, कि भाई सर्विसेज भी बेकार होंगी तुम्हारे, तो आगे के मतलब जे रिसेप्शनिस्ट इतनी बदतमीज है, आगे तो क्या ही करोगे तुम, छोड़ो मुझे तुमसे करवाना ही नहीं है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अपोलो हॉस्पिटल, वन ऑफ द प्रीमियम हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल। क्यों है, और इनकी बहुत सारी चेन्स है इंडिया में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, हर जगह आपको अपोलो हॉस्पिटल मिल जाएगा। क्यों है, क्योंकि इनका प्रोसेस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। इनकी सक्सेस का रीज़न कहेंगे कि उनका प्रोसेस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे से स्मूथली चीज़ें चलती हैं, बहुत अच्छे से की जाती है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है उसका। ठीक है, हमने 7 P's पढ़ लिया, क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले क्या था, प्रोडक्ट, फिर था प्राइस, फिर था प्रमोशन, फिर था हमारा प्लेस, फिर उसके बाद था फिजिकल एविडेंस, फिर उसके बाद था प्रोसेस, उसके बाद था पीपल। राइट, वी ऑल कंप्लीटेड इट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको चैप्टर को। दैट इज द सर्विस विच अ कस्टमर एक्चुअली गेट्स एंड हाउ ही सीज इट मे नॉट ऑलवेज मैच। जैसे ही सर्विस उसको मिली है और जैसे वो उसको सोच रहा है या देख रहा है, जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, कस्टमर का इवैल्यूएशन सर्विस का इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन डिलीवरी ऑफ सर्विस। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कस्टमर का इवैल्यूएशन इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर हमारे बारे में कैसे सोच रहा है। तो हम ये जो 7 P's लगाते हैं ना, तो हम ये कस्टमर का ही एक प्रिसेप्शन बनाने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं, और जो गैप है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कस्टमर के एक्सपीरियंस, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम 7 P's लेके आए हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग द सर्विस मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल विल एनेबल मार्केटर शेप द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। हम कस्टमर के परसेप्शन को बनाते हैं। अगर हमारा एस्थेटिक से हमने कैफे बनाया है, फिजिकल एविडेंस को बहुत अच्छा रखा है, तो उससे कहीं ना कहीं कस्टमर का परसेप्शन हम चेंज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, 7 P's से, हर 7 P's से हम कस्टमर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं, और कस्टमर का इवैल्यूएशन, कस्टमर का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर के लिए। Hence, organization concentrating on employees and customer might increase both employee motivation and
कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम कंसंट्रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ पे और कस्टमर्स पे, 7 पीस में एम्प्लॉयज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, कस्टमर पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे 2 ही चीज़ें होंगी, क्या एम्प्लॉय हमारा मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा, और हमारा कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है, 7 पीस कंप्लीटेड। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। चलो बाय बाय, टेक केयर।